हेपेटोबिलियरी सिस्टम। अब हेपेटोबिलियरी सिस्टम के अंदर लिवर और गॉल ब्लैडर आएगा। अब बिलियरी ट्री के अंदर क्या क्या आ सकता है? वेल, इसमें हमारे पास इंट्राहेपेटिक जो कि बाइल डक्ट्स आएंगी, और ये इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स हमारे पास लेफ्ट राइट हेपेटिक डक्ट बनाएंगी। अब ये इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स होती कहाँ है? लिवर का जो हर सेगमेंट होता है, उस हर सेगमेंट में से इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट निकलती है, और ये फाइनली लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट बनाती है। लेफ़्ट वाली जो होती है ये मेन होती है और ज्वाइन करती है राइट को, और लेफ़्ट राइट आपस में ज्वाइन करके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है जो कि 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जा रही होती है और इसके अंदर जाकर सिस्टिक डक्ट जुड़ती है, यानी कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर सीबीडी बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट, जो कि फाइनली जाती है एम्प्यूल ऑफ वेटर में। अब जब ये एम्प्यूल ऑफ वेटर में जा रही होती है तो यहाँ पर इसको एक पैंक्रियाटिक डक्ट भी मिलती है। एम्प्यूल ऑफ वेटर कहाँ होता है? ये सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम में होता है। सीबीडी की जो लेंथ होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है, डायमीटर 7 मिलीमीटर होता है। और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सुप्राडुओडेनल, रीट्रोडुओडेनल और इंट्रा पैंक्रियाटिक पार्ट। इसका जो फ्री एज होता है, जो सीबीडी होती है, ये लेसर मोमेंटम के साथ साथ होती है और ये डुओडेनम के पीछे से गुजरती है, यानी रीट्रोडुओडेनम में जाकर एम्प्यूल ऑफ वेटर में खुलती है। एक और चीज़, जब ये सीबीडी जा रही होती है तो ये हेड ऑफ पैंक्रियाज के अंदर से जाती है। सो जब भी कार्सिनोमा होता है हेड ऑफ पैंक्रियाज का, तो वो इस सीबीडी को ब्लॉक कर देता है, बाहर से कंप्रेस करता है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होता है, एंड दिस इज़ पेनलेस जॉन्डस। सो जब ये हेड ऑफ पैंक्रियाज में से गुजर रही होती है तो वहाँ पर इसको जाकर ज्वाइन करती है पैंक्रियाटिक डक्ट। सो पैंक्रियाटिक डक्ट इकट्ठी इस सीबीडी के साथ मिलकर एम्प्यूल ऑफ वेटर में खुलती है। अब अगर इस सीबीडी की ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसकी ब्लड सप्लाई होती है सेगमेंटल वेसल्स के साथ, जो कि आसपास प्लेक्सिस में होती हैं, और किस किस पोजीशन पे हो सकती है? 3 o'clock और 9 o'clock पोजीशन पर। अब इस सीबीडी के अंदर स्ट्रिक्चर्स भी बन सकते हैं। स्ट्रिक्चर्स क्यों बनेंगे? वेल, इसकी जो एडवेंटिज है, अगर उसके स्ट्रिपलिंग हो जाए, वो उधड़ने लग जाए, वो खुरकने लग जाए, तो इस केस में स्ट्रिक्चर बन सकते हैं। गाल ब्लैडर क्या है? वेल, गाल ब्लैडर हमारे पास एक मस्कुलर ऑर्गन है, और ये होता कहाँ पे है? ये अंडर सरफेस ऑफ लिवर होता है, वहाँ पर एक बेड बना होता है और उस बेड के अंदर ये होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये बेड होता कहाँ पे है? जो लिवर की लेफ्ट और राइट हाफ्स हैं उनके बीच में होता है। मस्कुलर ऑर्गन है गाल ब्लैडर, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं? फंडस हो सकती है, बॉडी हो सकती है, नेक है। इसके अलावा एक थोड़ी सी इसमें डायलेटेशन होती है, इसको कहते हैं हार्टमैन्स पाउच, और इस डायलेटेशन के अंदर जितने भी गाल स्टोन्स हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये डायलेटेशन होती कहाँ पर है? जहाँ से सिस्टिक डक्ट ओरिजिनेट कर रही होती है वहाँ पर एक छोटा सा पाउच बनता है, डायलेटेशन होती है, इसे कहते हैं हार्टमैन्स पाउच। अब गाल ब्लैडर की सप्लाई कहाँ से आती है? सिस्टिक आर्टरी से आती है। सिस्टिक आर्टरी खुद कहाँ से आ रही है? राइट हेपेटिक आर्टरी से आ रही है। अब रेयर केसेस में यही जो राइट हेपेटिक आर्टरी है ये टॉर्चरस हो सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा मोड़ हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कैटरपिलर टर्न या फिर मोनेहंस हम्प। सो इसका नुकसान क्या है? वेल, जब हम कॉलिसिस्टेक्टमी कर रहे होते हैं तो गलती से हम इस राइट हेपेटिक आर्टरी को लाइगेट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन बिलियरी ट्री की क्या है? वेल, सबसे पहले एक्सरे कराएंगे, एक्सरे में गाल स्टोन जो है वो नज़र आएंगे। सिर्फ 10% गाल स्टोन जो है वो रेडियो उपेक है, यानी 90% जो है गाल स्टोन वो नहीं नज़र आएंगे, 10% रेडियो उपेक है नज़र आएंगे, 90% रेडियो लूसेंट है। एक्सरे में एक तो स्टोन्स नज़र आ गए, और क्या नज़र आ सकता है? कैल्सिफिकेशन नज़र आ सकती है गाल ब्लैडर की, जिसे पोर्सिलीन गाल ब्लैडर कहते हैं, एंड दिस इज़ अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। और एक्सरे में क्या नज़र आ सकता है? एयर नज़र आ सकती है बिलियरी चैनल्स में, जिसे हम कहेंगे एम्फाइसीमेटस कोलिसिस्टाइटिस। और ये जो एयर एक्सरे में नज़र आती है ये किस तरह नज़र आती है? ये ब्लैक कलर में नज़र आती है। अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हमें स्टोन मिल सकता है गाल ब्लैडर के अंदर, सीबीडी के अंदर डायलेटेशन मिल सकती है, थिकनेस गाल ब्लैडर की पता चल सकती है, ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर थिक हो जाएगा, या फिर पेरी कोलिसिस्टिक फ्लूइड अडीमा मिल सकता है, ये भी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर मिलेगा। सीटी स्कैन कराएंगे तो इसमें क्या नज़र आएगा? स्टेजिंग देख सकते हैं या फिर लिम्फ नोड्स देख सकते हैं। अगर कोई कोलियंजियोकार्सिनोमा है या कोई और गाल ब्लैडर का कैंसर है तो इस केस में मैलिग्नेंसी को डिटेक्ट करेंगे। मेट्स जितने सेकेंडरी हैं वो मिल सकते हैं, और इनलार्ज लिम्फ नोड्स मिल सकते हैं। MRCP मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलियंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, इसमें क्या है? नाउ इट इज़ ओनली अ डायग्नोस्टिक, ठीक है। और अगर बात करें डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक दोनों की, दिस इज़ ERCP। सो MRCP इज़ द एक्सेलेंट मोडेलिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन MRI। इसमें क्या करेंगे? सिंपली कंट्रास्ट वगैरह डाल देंगे और फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस के ज़रिए उसको हम ट्रैक कर लेंगे, उसकी इमेजेस ले लेंगे, और अगर कोई स्ट्रक्चर होगा या डायलिटेशन होगी तो वो मिल जाएगी। नाउ इट्स अ नॉन इन्वेजिव टेक्निक। ERCP की बात करें, इट इज़ एन इन्वेजिव टेक्निक, और ये डायग्नोस्टिक भी है,
थेराप्यूटिक भी है। सो इसमें भी एक्सीलेंट हमें इमेजेस मिल सकती हैं, जिस तरह MRCP ERCP किस तरह परफॉर्म करते हैं। वेल सबसे पहले क्योंकि इन्वेजिव है तो मुंह के थ्रू जाएंगे हम एंडोस्कोप लेकर, ठीक है, ईसोफेगस से होती होती स्टमक से होती होती डुओडेनम तक चले जाएंगे। डुओडेनम के सेकंड पार्ट में हम जाएंगे, वहाँ पर एम्प्यूला ऑफ वेटर होगी। ये ईसोफेगोस्कोप जो है या एंडोस्कोप जो है हम उधर एम्प्यूला ऑफ वेटर में घुसाड़ देंगे। अब एम्प्यूला ऑफ वेटर से हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या हम पैंक्रियाज की साइड पे चल जाएं या फिर हम गाल ब्लैडर की साइड के ऊपर चल जाएं। अगर पैंक्रियाटिक डक्ट में चल जाएंगे तो ERCP हम पैंक्रियाज में भी कर सकते हैं, और अगर CBD में चल जाए तो फिर हम बिलरी ट्री की तरफ चल जाएंगे। फिर क्या होगा, हम वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे, इसके अंदर कैनुला होता है उसके थ्रू। फिर एक्सरे लेंगे, एक्सरे में हमें पता चल जाएगा कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई स्टोन है जिसकी वजह से फिल नहीं हो रहा। सो अगर कोई फिलिंग डिफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है या स्टोन है। इसके अलावा डायलेटेशन ऑफ डक्ट्स वो भी हमें पता चल सकती है। अब होता क्या है कि अल्ट्रासाउंड और MRCP है, नॉन इन्वेजिव है, तो हम ERCP थोड़ा कम ही करते हैं। ERCP हमने तब करना होता है जब हमने कोई थेराप्यूटिक अप्रोच रखनी है। अब क्या क्या थेरेपीज़ हम इसके थ्रू कर सकते हैं। वेल कोई स्टोन है तो उसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉर्मिया बास्केट टेक्निक। इसके अलावा कोई स्टिक्चर है तो बलून कैथेटर या स्टंट के थ्रू हम स्टिक्चर खोल सकते हैं। इसके अलावा स्फिंक्ट्रॉटमी कर सकते हैं, जो एम्प्यूला ऑफ वेटर है अगर वहाँ पर कोई स्टोन फंस गया तो उस एम्प्यूला ऑफ वेटर की स्फिंक्ट्रॉटमी कर देंगे, उसके थोड़े से उसको डायलेट कर देंगे। इसके अलावा ब्रश साइटोलॉजी, सेल्स जितने भी हैं CBD के अंदर उनका सैंपल ले सकते हैं और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए बाद में भेज सकते हैं। सो ब्रश साइटोलॉजी ये कर सकते हैं, या फिर फाइनली स्टंट पास कर सकते हैं इन द पैंक्रियाटिक डक्ट। हमें पता है कि एम्प्यूला ऑफ वेटर से दो साइड पे जा सकते हैं, या फिर या तो पैंक्रियाज की साइड पे चल जाएं या फिर सिंपली बिलरी ट्री की साइड पे चल जाए। सो इस केस में स्टंट जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज PTC, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी। PTC का मतलब है स्किन के थ्रू जाएंगे, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक यानी लिवर को चीर फाड़ के जाएंगे, ठीक है, और कोलेंजियोग्राफी यही जितना बिलरी ट्री है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। PTC तब करते हैं जब ERCP फेल हो जाए, या हम कर नहीं सकते ERCP। हो सकता है हमने पेशेंट की ऑलरेडी बजाई हो, ठीक है, उसका जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो उसका नॉर्मल एनाटमी है यानी ईसोफेगस, स्टमक, डुओडेनम, वो ही हमने बिगाड़ दी। उसका कोई प्रीवियस ऑपरेशन हो जिसमें हमने हेपेटिक और जिजिनोस्टमी किया और वो जिजिनम जाकर उसके साथ मिल रही है जी लिवर के साथ मिल रही है, और स्टमक के साथ डुओडेनम है, फिर वो डुओडेनम फिर जिजिनम के अंदर घुस रही है। सो अगर इस तरह की अजीब सी हमने उसकी कोई प्रीवियस सर्जरी की हुई है जिसमें एनाटमी नॉर्मल बिगड़ी हुई है, सो इस केस में भी PTC करेंगे। अब इसमें होगा कि पेशेंट को सीधे लिटा देंगे और उसको एनेस्थीसिया देंगे उस एरिया में जहाँ पर हमने नीडल गुजारनी है। तो एनेस्थीसिया हमने दे दिया स्किन के ऊपर, डीप टिश्यू के अंदर और लिवर कैप्सूल के अंदर, क्योंकि लिवर कैप्सूल पे भी अच्छी खासी पेन होती है। फिर क्या करना है कि कीबा नीडल लेनी है और फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस कंट्रोल के थ्रू उसको हमने घुसाड़ देना है लिवर के अंदर। पेशेंट कहना है अपना सांस जो है वो रोक लो। जब हम उसको अच्छी तरह पोजीशन कर लेंगे फिर पेशेंट जो है अपना सांस ले सकता है। फिर क्या करना है, उसमें से स्टाइलेट निकाल लेना है और सिरिंज के अंदर कंट्रास्ट मीडियम भर के इंजेक्ट कर देना है अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल। फिर क्या करना है, उस नीडल को भी बाहर निकाल देना है। अब यहाँ तक क्या हुआ है कि हमने कंट्रास्ट जो है वो इंजेक्ट कर दिया है बाइल डक्ट्स के अंदर। फिर क्या करेंगे, स्मॉल गाइड वायर लेंगे, इसी नीडल के अंदर से लेके जाएंगे, डक्ट्स में लेके जाएंगे, और जहाँ पर ब्लॉकेज है वहाँ पर इस गाइड वायर को ले जाएंगे। और इस सब के दौरान हम एक्सरे के ऊपर नज़र रखेंगे, साथ साथ ट्रैक करते जाएंगे कि किस डक्ट के अंदर जा रही है। इस वायर के ऊपर एक छोटा सा कैथेटर लगा होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम बाइल को ड्रेन करते हैं। सो ये प्रोसीजर तब करते हैं जब कोलिस्टेसिस हुआ हो, बाइल फ्लो ना हो रहा हो, यानी बाइल फ्लो का मतलब है कि गाल ब्लैडर से लेकर डुओडेनम तक ना जा रहा हो। सो जितना भी वहाँ पर बाइल कलेक्टेड है उसको हम निकालेंगे, पेशेंट का जो जॉन्डस वगैरह है वो सेटल कर जाएगा। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, बिलरी सैंपल ले सकते हैं, ठीक है, जिसके बाद में एनालिसिस करें, या फिर सिंपली ऑब्स्ट्रक्शन चेक कर सकते हैं। और वो हमने किस तरह की कंट्रास्ट मीडिया डाला है, देखे कंट्रास्ट कहाँ कहाँ तक गया है, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, फिलिंग डिफेक्ट है, वो हमें जगह पता चल गई है। सो इसे हम कहते हैं दिस इज़ PTC। इसके अलावा रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग होती है जिसे हम कहते हैं सिंपली हीडा स्कैन। अब होता क्या है कि इसमें इमिनो एसिटिक एसिड के ना कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, उसका एक नाम होता है 2,6 डाइमिथाइल इमिनो एसिटिक एसिड, जिसे हीडा कहते हैं। अब इसको हम टेक्नीशियम के साथ लेबल कर लेते हैं। सो इट इज़ अ टेक्नीशियम लेबल्ड डेरिवेटिव ऑफ इमिनो एसिड, जिसे हम सिंपली कहें टेक्नीशियम लेबल्ड 2,6 डाइमिथाइल इमिनो एसिटिक एसिड, हीडा। इसे हम क्या करते हैं, IV इंजेक्ट करते हैं। अब लिवर के जितने भी रेटिको एंडोथीलियल सेल्स है वो से टेकअप कर लेते हैं और फिर बाइल में एक्सक्रीट करते हैं।
अब ये क्या है, टेक्नीशियम लेबल्ड है, तो ये क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, जिसे हम बाद में सिंटिग्राफी के थ्रू पिक कर लेंगे। अब होता क्या है कि 30 मिनट के बाद गाल ब्लैडर विजुलाइज हो जाएगा और 1 घंटे के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो विजुलाइज हो जाएगी। और हम 30 मिनट अगर रुके हैं और गाल ब्लैडर विजुलाइज नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब, सिस्टिक डक्ट में ब्लॉकेज है, बाइल आगे जा ही नहीं रहा, गाल ब्लैडर में जा ही नहीं रहा। इट मीन्स इट्स एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस, गाल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड है, वो बाइल ले ही नहीं रहा। और अगर एब्सेंस है विजुलाइजेशन की, डुओडेनम में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन है। सो बिलरी सिंटिग्राफी इज़ हेल्पफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ बिलरी लीकेज। इसमें हम बिलरी इंजरीज, बिलरी लीकेज को भी डायग्नोज कर सकते हैं। सो हिडा स्कैन हम क्यों करते हैं, सिस्टिक डक्ट की ब्लॉकेज देखने के लिए, बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए और बिलरी लीकेज देखने के लिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलरी एट्रीजिया है, इसमें होता क्या है, ये बच्चों की कंडीशन है, बाय बर्थ होता है। इस कंडीशन में एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स जो होती हैं वो प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय होती जाती हैं बाय एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। ये बर्थ के वक्त ही स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही इन्फ्लेमेशन होती है तो हीलिंग होती है, फाइब्रोसिस होती है, स्टिक्चर्स बनती है और यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होती जाती है। सो इस वजह से पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ, बिलरी स्टेसिस के साथ, और क्योंकि स्टेसिस हुआ पड़ा है, बाइल आगे नहीं जा रहा, तो लिवर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा और सेकेंडरी सिरोसिस इन पेशेंट के अंदर होगी। अब एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलरी एट्रीजिया की कुछ टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 के अंदर CBD अफेक्ट होगी, टाइप 2 के अंदर कॉमन हेपेटिक डक्ट अफेक्ट होगी, टाइप 3 के अंदर लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट जो हैं अफेक्ट्स होंगे। अब इसके साथ कुछ एसोसिएटेड अनोमलीज़ हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पैदा होता है सिरोसिस के साथ, कार्डिक लीजन है, साथ पोलिस्प्लीनिया है, साइटिस इन्वर्टिस भी हो सकता है, या फिर वेना के वही नहीं है, या फिर प्री डुओडेनल पोर्टल वेल है। सो ये सारी इसकी एसोसिएटेड एनोमलीज़ हैं। उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, वेल जॉन्डस इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, पैदा होते साथ ही अगर जॉन्डस हुआ है तो इसका मतलब दिस इज़ गोइंग टू बी एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलरी एट्रीजिया। अब जॉन्डस जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस में क्या होता है कि डार्क यूरिन और पेल स्टूल्स होते हैं। वेल ये जो पेल स्टूल्स हैं ये डिफरेंशिएट करता है ऑब्स्ट्रक्टिव को बाकी जॉन्डस के साथ, क्योंकि बाकी हर जॉन्डस के अंदर यूरिन डार्क होनी है, लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होगा उसके अंदर पेल स्टूल्स होंगे, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर पुराइटस होगा। ये दो पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पेल स्टूल, डार्क यूरिन, पुराइटस। उसके अलावा पेशेंट के अंदर स्टीआर्ट्रिया होगा, जिसकी वजह से उसको ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। ये सेकेंडरी है, इसीलिए हम इसे कहेंगे दिस इज़ बिलरी रिकेट्स। अब ये होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास जितने फैट सॉल्युबल वाइटामिन है A, D, E के, वो एब्जॉर्ब नहीं होते। इसी में एक वाइटामिन है D, सो वाइटामिन D की वजह से रिकेट्स होगा, और क्योंकि ये बिलरी ओरिजिन की वजह से इसे हम कहेंगे दिस इज़ बिलरी रिकेट्स। उसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखें तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आ सकता है, IV फीडिंग एसोसिएटेड विद कोलिस्टेसिस आ सकता है, या फिर कोलिडोकल सिस्ट आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन करें तो अल्ट्रासाउंड में हमें नज़र आ जाएगा कि इंट्राहेपेटिक बिलरी चैनल्स में डायलिटेशन हुई पड़ी है। इसके अलावा हिडा स्कैन भी करा सकते हैं। हिडा स्कैन हमें पता है सिस्टिक डक्ट ब्लॉकेज देखने के लिए करा सकते हैं, या बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए करा सकते हैं, या फिर बिलरी लीकेज के लिए करा सकते हैं। सो हिडा स्कैन हमने कराया, इसमें क्या मिला, नो रेडियो एक्टिविटी इन बाउल, बाउल में ही नहीं जा रहा। सो अगर बाउल विजुअलाइज ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब सिस्टिक डक्ट जो है वो ब्लॉक है। इसके अलावा बिलीरुबिन कराएंगे, रेज्ड होगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज कराएंगे, रेज्ड होगा। लिवर बायोप्सी कराएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, पहले इसमें कैसा ही प्रोसीजर करेंगे। इसमें सिंपली होता क्या है कि हम जिजिनम को लाकर लिवर के अंदर ठूंस देंगे, दिस इज़ कसाई प्रोसीजर। सो इस प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले जितनी सारी बाइल डक्ट्स हैं उन्हें एक्साइज करेंगे। अब ये बाइल कहाँ जाएगा, इस बाइल को हम डायरेक्ट जिजिनम में भेजेंगे। सो जिजिनम को लेंगे और हम उसको लिवर कैप्सूल के साथ एनास्टोमोस कर देंगे एट द पोर्टा हेपेटिस। सो अब लिवर के साथ जिजिनम जुड़ गई है और इसको कहेंगे दिस इज़ रोक्स NY जिजिनम एनास्टोमोसिस विद द लिवर कैप्सूल। अब दूसरी कंटिन्यूटी क्या है, दूसरी ये है कि ऊपर से इसोफेगस है, स्टमक के बाद डुओडेनम है। इस डुओडेनम को भी हम जिजिनम के अंदर ठूंस देंगे। सो दिस इज़ रोक्स NY जिजिनम एनास्टोमोसिस, और ये हम करेंगे 8 हफ्ते से पहले, क्योंकि अगर 8 हफ्ते के बाद किया तो एक दफ़ा सिरोसिस स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ये हो गया तो फिर जो है वो
ज़ाहिर है लिवर फेल ही हो जाएगा टाइम के साथ साथ, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सो सर्जरी अगर टाइमली परफॉर्म करें तो 90% जो है केसेस उसमें बच्चे जो है 10 ईयर्स तक सर्वाइव कर जाते हैं, और अगर सर्जरी ना करें तो इस केस में 3 साल से पहले ही डेथ हो जाएगी। सो एक तो हमने कसाई प्रोसीजर किया एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रीजिया में, और दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑफ कोर्स लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ये तब करेंगे जब एनास्टोमोसिस नहीं हो रहा, जिजिनम को हम लिवर के साथ नहीं ठोक पा रहे, या फिर पेशेंट के अंदर सिरोसिस हो गया तो फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़नी है। नेक्स्ट वी कैन हैव कोलिडोकल सिस्ट। अब ये क्या है, दिस इज कंजेनिटल डायलेटेशन ऑफ इंट्राहेपेटिक या फिर एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी सिस्टम, एटियोलॉजी अननोन। यानी सिस्ट है, सिस्ट कहते हैं कोई डायलेटेशन, तो अगर इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी सिस्टम में से किसी एक सिस्टम की कोई डायलेटेशन हो जाए, दिस इज कोलिडोकल सिस्ट। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो डैनिस ने की, वेल इसमें टाइप 1, 2, 3, 4 और 5 है। इसका निमोनिक क्या है, एवरी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम बिगिंस इनसाइड। सो जो टाइप 1 है उसमें एवरी, ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा हेपेटिक। टाइप 2 है, इसमें एक CBD इन्वॉल्व होगी, वहाँ पर सिस्ट बनेगी, उसका डाइवर्टिकुलम होगा। सो एवरी कॉमन, C स्टैंड्स फॉर कॉमन, C स्टैंड्स फॉर CBD। टाइप 3 है एवरी कॉमन प्रॉब्लम, P स्टैंड्स फॉर पैंक्रियाज। सो टाइप 3 के अंदर पैंक्रियाज के अंदर डाइवर्टिकुलम बनेगा, इंट्रा पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वहाँ पर डाइवर्टिकुलम बनेगा। टाइप 4 के अंदर एवरी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम बिगिंस, B स्टैंड्स फॉर बोथ इंट्राहेपेटिक एंड एक्स्ट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स, इनके अंदर सिस्ट बनेगी, सिस्टिक डायलिटेशन होगी। टाइप 5 एवरी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम बिगिंस इनसाइड। टाइप 5 के अंदर जो इंट्राहेपेटिक डक्ट्स हैं, बाइल डक्ट्स, उनके अंदर सिस्टिक डायलिटेशन होगी। टाइप 1 इज़ द मोस्ट कॉमन, टाइप 4 इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन। सो टाइप 1, 2, 3, 4 एवरी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम बिगिंस इनसाइड। टाइप 1 एक्स्ट्राहेपेटिक, टाइप 2 CBD, टाइप 3 पैंक्रियाज, टाइप 4 बोथ, टाइप 5 ओनली इंट्राहेपेटिक सिस्टिक डायलिटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह होगी, पेशेंट के अंदर रिकरेंट अटैक्स होंगे, कोलेंजाइटिस, फीवर और पेन जो होगी वो राइट हाइपोकोंडियम में ऑफ कोर्स होगी, और जॉन्डस हो गया, दैट्स बिकॉज ऑफ बिलियरी स्टेसिस। अब सिस्टिक मास भी मिल सकता है राइट हाइपोकोंडियम रीजन में, एपिगैस्ट्रियम में, और इन पेशेंट्स के अंदर कोलेंजियोकार्सिनोमा का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा है। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, MRCP कराएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टाइप है, टाइप 1, 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ये हमें अल्ट्रासाउंड और MRCP पे पता चल जाएगा। इसके अलावा CBC कराएंगे, ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, बिलीरुबिन रेज मिलेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो का इंक्रीज तब होगा जब कोलेंजाइटिस की एपिसोड होगी। कोलेंजाइटिस की एपिसोड कब होगी, फीवर और पेन और जॉन्डस के साथ होगी। ट्रीटमेंट में इसमें एंटीबायोटिक्स देंगे, एंड दीज आर गोइंग टू बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसके साथ कुछ सपोर्टिव मेजर्स करेंगे। डेफिनेट ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एक्सीजन ऑफ सिस्ट, ये जो सिस्टिक डायलिटेशन हुई है कोलिडोकल सिस्ट, इसको ही एक्सरसाइज कर देंगे, और पीछे जो जितनी चीज़ें बच जाएंगी उसकी रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे। सो एक्सीजन ऑफ सिस्ट अलॉन्ग विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी एंटेरिक एनास्टोमोसिस, सिंपल जिजिनम को लाकर लिवर के अंदर ठूंस देंगे इन रुक्स एंड वाइफ फैशन। दिस इज़ नोन एज हेपेटिक और जिजिनोस्टोमी। जिस तरह बिल्कुल केसाई प्रोसीजर में किया है वही सारा काम जो है वो दोबारा कर देंगे, ताकि जो बाइल है वो स्टेसिस ना करे, बाइल की जो फ्लो है वो कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट इज़ द कोलीलिथियासिस, लिथो मीन स्टोन, सो इट इज़ गाल स्टोन। कॉमनेस्ट बिलियरी पैथोलॉजी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम 80% जो ये सिम्टोमेटिक होती है, 20% सिम्टोमेटिक होती है, और अगर ये सिम्टोमेटिक होगी तो हम ट्रीट नहीं करेंगे। पैथोजेनेसिस क्या है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं, पिगमेंटेड स्टोन्स भी हो सकते हैं, और मिक्स स्टोन्स भी हो सकते हैं। अगर सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स की बात करें तो ये हमारे पास एसोसिएटेड है इंक्रीजिंग एज, फीमेल ओबेसिटी। सो इसके 4 F है, फीमेल, 40, फैटी और फर्टाइल। तो प्योर जितने भी स्टोन्स होते हैं, प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, ये हमारे पास सिर्फ 20% होते हैं। 5% जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं। किसके साथ मिक्स होते हैं, ये हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ मिक्स हो सकते हैं, बाइल एसिड्स के साथ मिक्स हो सकते हैं, बाइल पिगमेंट्स के साथ मिक्स हो सकते हैं, और फॉस्फोलिपिड्स के साथ मिक्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर पिगमेंटेड स्टोन्स की बात करें तो पिगमेंटेड स्टोन्स हमारे पास लेस दैन 30% ऑफ टोटल गॉल स्टोन्स आते हैं। ये ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। सिंपल जो हेमोलिसिस वाले होंगे वो ब्लैक होंगे, जो इन्फेक्शन वाले होंगे फॉर एग्जांपल ई कोलाई, क्लेब्सिएला, क्लोनॉर्किस साइनेंसिस या फिर एस्कारिस लम्ब्रिकॉइडिस, ये वाले जितने इन्फेक्टिव स्टोन्स हैं ये ब्राउन होंगे। तो अगर सबसे पहले ब्लैक स्टोन्स की बात करें तो ये किस तरह बने हुए होते हैं, इनसॉल्युबल बिलीरुबिन, इसके साथ कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिक्स होता है, और ये हमारे पास हेमोलिटिक डिसऑर्डर्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी सेफेरोसाइटोसिस। ये स्टोन हार्ड होते हैं कंसिस्टेंसी में, और अगर इनको काटेंगे तो इनके अंदर डिफरेंट लेयर्स होंगी।
ब्राउन पिगमेंटेड स्टोन्स की बात करें तो इन्फेक्शन की वजह से होंगे। इन्फेक्शन किस वजह से हो सकती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से, फॉर एग्जांपल ईकोलाई, क्लैब्सिएला, बैक्टीरियोइडीज़। और ये बैक्टीरिया करते क्या है कि ये बीटा ग्लूकुरोनाइडेज एंजाइम ये बाइल में रिलीज़ करते हैं। ये एंजाइम बाइल की डीकॉन्जुगेशन करता है। जब डीकॉन्जुगेशन हो जाती है तो बाइल दोबारा ही जो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म है उसके अंदर चला जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, स्टोन्स बन जाते हैं। अब ब्राउन पिगमेंट स्टोन्स में बैक्टीरियल सेल बॉडीज़ भी मिलेंगी, कैल्शियम बिलीरुबिनेट मिलेगा, कैल्शियम पैल्मिटेट मिलेगा, कैल्शियम स्टीरेट मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। इसके अलावा फॉरेन बॉडीज़ मिल सकती हैं, फॉर एग्जांपल स्टंट्स मिल सकते हैं या पैरासाइट मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोनॉर के साइनेंसेस या स्कॉरिस लम्ब्रिकॉइडीज़, इनकी वजह से भी ब्राउन स्टोन्स बन सकते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं गाल स्टोन्स के? वेल मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, और अगर सिम्टोमेटिक होंगे तो बिलरी कॉलिक करेंगे, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कर सकते हैं, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस कर सकते हैं, एम्पाइमा ऑफ गाल ब्लैडर पस हो सकती है, म्यूकोसील हो सकती है, परफोरेशन, गैंग्रीन, कार्सिनोमा, पोर्सिलिन गाल ब्लैडर, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। बाइल डक्ट में क्या करेंगे? बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस हो जाएगा, एक्यूट कोलेंजाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और कोलियंजियोकार्सिनोमा कर सकते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेंगे? गाल स्टोल आइलियस करेंगे। एसिम्टोमेटिक गाल स्टोन्स की अगर बात करें तो ये रूटीनली, मतलब वैसे ही हमने अल्ट्रासाउंड कराया या किसी और काम के लिए कराया है तो ये तब हमें मिलेंगे, क्योंकि ये सिम्टम्स दिखा रहे, इसलिए हम कहते हैं दीज आर एसिम्टोमेटिक एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू पेन। अब मैनेजमेंट क्या है? वेल कोलिसिस्टेक्टमी किन पेशेंट्स के अंदर करनी है? अगर तो एसिम्टोमेटिक है तो कोई इंडिकेशन नहीं है कोलिसिस्टेक्टमी नहीं करनी, पेशेंट वैसे ही स्टोन लेके फिरता रहे। हाँ, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन जो हैं वो ज़रूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, उसको पेन नहीं हो रही लेकिन उसके अंदर स्टोन्स हैं, साथ डायबिटीज़ है, फिर हम कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। या फिर एसिम्टोमेटिक के साथ हीमोलिटिक अनीमिया है, फिर भी करेंगे कोलिसिस्टेक्टमी। एसिम्टोमेटिक है और पीडियाट्रिक है, यंग ग्रुप है, फैमिली हिस्ट्री भी है, और फैमिली हिस्ट्री किसकी है? गाल ब्लैडर कैंसर की है, फिर भी हम कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। इसके अलावा कोई पेशेंट है जो एक्रोमेगैली वाला है और वो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग ले रहा है और उसको एसिम्टोमेटिक गाल स्टोन्स है, फिर भी हम कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। पोर्सिलिन गाल ब्लैडर हो गया, कैल्सिफिकेशन हो गया गाल ब्लैडर वॉल की, तो फिर भी हम कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे, चाहे बेशक ये एसिम्टोमेटिक ही हो। क्यों? क्योंकि पोर्सिलिन गाल ब्लैडर जो है वो रिस्क फैक्टर है गाल ब्लैडर के कैंसर का। अब गाल ब्लैडर अगर लेप्रोटमी पे डिस्कवर हो गया, हमने पेट खोला हुआ है, पेशेंट पड़ा हुआ है और गलती से हमसे डिस्कवर हो गया, तो क्यों अब उसका ऑपरेशन चल रहा है तो फिर लगे हाथों ये भी कर देंगे। सो इस केस में भी कोलिसिस्टेक्टमी कर सकते हैं जब पेशेंट की लेप्रोटमी हुई पड़ी हो। इसके अलावा जो मोटे लोग होते हैं जो बैरियाटिक सर्जरी करवा रहे होते हैं, उनके अंदर भी कोलिसिस्टेक्टमी करनी पड़नी है, चाहे ये सिम्टोमेटिक हो। अब अगर बात करें एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, कैलकुलस का मतलब स्टोन है, कोलिसिस्टाइटिस मीन इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर है, एक्यूट मीन्स ये एक्यूट है। सो इस केस में स्टोन जो होगा गाल ब्लैडर की नेक में होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट में, पाउच में। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद क्या होगा? गाल ब्लैडर हाइपरीमिक हो जाएगा, ज़ाहिर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, कोलिसिस्टाइटिस है, हाइपरीमिक होगा, एडिमेटस होगा, टेंस होगा और डिस्टेंडेड होगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? पेशेंट को पेन होगी राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में, जो कि टिप ऑफ राइट स्कैपुला के ऊपर जाकर रेडिएट करेगी। टेंडरनेस का होगी राइट हाइपोकोंड्रियम में, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, और मोस्ट ऑफ द टाइम फैटी मील लेने के बाद उसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, माइल्ड सा जॉन्डस होगा। इसके अलावा मर्फी साइन होगा। मर्फी साइन क्या? इट इज़ द इंस्पिरेटरी अरेस्ट ड्यूरिंग डीप पाल्पिटेशन ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट। आप पेशेंट के राइट अपर क्वाड्रेंट पे हाथ रखेंगे, कहेंगे गहरा सांस लो, इंस्पायर करो। अगर तो वो अपना सांस रोक ले ऐसे करके इंस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए तो इसका मतलब मर्फी साइन पॉजिटिव है। हाँ, चीखे, चिल्लाए, ठीक है, आई करे, तो वो मर्फी साइन नहीं है। मर्फी साइन इज़ जस्ट द इंस्पिरेटरी अरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है क्योंकि जब हम टच करके रखते हैं और पेशेंट कहते हैं कि सांस लो, इंस्पायर करो, तो इन्फ्लेम्ड गाल ब्लैडर जो होता है ना वो नीचे आता है और पैराइटल पेरिटोनियम के साथ टच करता है। जब पैराइटल पेरिटोनियम को ये इन्फ्लेम्ड गाल ब्लैडर टच करता है तो सीवियर पेन होती है, पेशेंट जो अपना सांस फ़ौरन रोक लेता है बाय रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। दिस इज़ मर्फी साइन। इसके अलावा बोआ साइन होता है, ये क्या है? दिस इज़ हाइपरेस्थीसिया ऑफ स्किन बिलो द स्कैपुला। वहाँ पर हल्का सा टच भी करेंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगी। इन्वेस्टिगेशन में ल्यूकोसाइटोसिस, WBCs बढ़ जाएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड में गाल ब्लैडर की जो वॉल होगी वो थिक होगी, ग्रेटर दैन 3 मिलीमीटर, और इसके अलावा पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड होगा। एंड दीज आर द मार्कर्स फॉर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस।
इसके अलावा और क्या मिलेगा, सोनोग्राफिक मर्फी साइन मिलेगा। ये क्या होता है कि जब रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड कर रहा होता है तो वो अपना प्रोब जो है घुमाता घुमाता राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन के ऊपर ले जाता है। जब वहाँ पर वो अपना प्रोब ज़ोर से पेट के ऊपर रखता है तो पेशेंट को दर्द होती है। दिस इज़ सोनोग्राफिक मर्फी रीजन। और पेन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द टेंडरनेस ओवर गाल ब्लैडर साइड। इसके अलावा रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन करा सकते हैं। हीडर स्कैन कराएंगे तो देर इज़ नो फिलिंग ऑफ द गाल ब्लैडर इवन आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंजेक्शन ऑफ रेडियो लेबल्ड हीडा। सो अगर 24 आवर्स तक भी फिलिंग नहीं हो रही तो इसका क्या, और किस में फिलिंग नहीं हो रही? गाल ब्लैडर में नहीं हो रही। सो अगर गाल ब्लैडर विजुअलाइज नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब हुआ कि देर इज़ प्रॉब्लम विद द सिस्टिक डक्ट ब्लॉकेज। नेक्स्ट, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की वजह से क्या क्या हो सकता है? या तो ये रिजॉल्व हो जाएगा या पस पड़ जाएगी, जिसे हम पाइमा कहेंगे। म्यूकोसील हो सकता है, गैंग्रीन हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? वेल, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज कोलिसिस्टेक्टमी। और कोलिसिस्टेक्टमी करने से पहले पेशेंट को हमें रिससिटेट करना पड़ेगा, एनपीओ पे रखना पड़ेगा विच इज़ नील पर ओरल। एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी, एनाल्जेसिक्स, आईवी फ्लूइड्स वगैरह देने पड़ने हैं। अब कोलिसिस्टेक्टमी दो तरह की कर सकते हैं, या अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी या इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी। अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी का मतलब है कि एक दो तीन दिन के अंदर अंदर ही हमने ऑपरेट कर देना है। इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी का क्या मतलब है कि 6 से 10 हफ्ते हम इंतज़ार करेंगे, सारी इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी, तब हम तसल्ली से इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। अब यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ कहते हैं कि हमें अर्ली कर लेनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी कर लेनी चाहिए। जो सर्जन्स कहते हैं कि इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी करनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि जब गाल ब्लैडर का अटैक होता है ना, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होता है, तो उस वक्त इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है, एडिजन्स और फ्लैगमन्स बने हुए होते हैं। तो इस वक्त अगर ऑपरेशन करेंगे ना तो चांसेस है कि बिलरी ट्री को इंजरी हो जाए, हैमरेज हो जाए। सो 90% जितने भी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के केसेस हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं कंजर्वेटिव मैयर से। तो इसी बात का ये फ़ायदा उठाते हैं कि 90% केसेस जो है ना वो रिजॉल्व हो जाते हैं कंजर्वेटिव मैयर से। तो वो क्या करते हैं कि इसको रिजॉल्व कर देते हैं और थोड़ा टाइम देते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो है वो सेटल हो जाए। एक दफ़ा इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाती है, इसको 6 से 10 हफ्ते लग जाते हैं। फिर उसके बाद ये आराम से कोलिसिस्टेक्टमी इजीली परफॉर्म करते हैं विदाउट फियर ऑफ कॉम्प्लिकेशन। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या है? वही पेशेंट को एनपीओ रखते हैं, एंटीबायोटिक्स देखते हैं अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव, फॉर एग्जांपल सेफिरोक्सीन देते हैं, आईवी फ्लूइड देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, पेशेंट का बीपी वगैरह, पल्स, टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, ये सारे कंजर्वेटिव मैयर। हाँ, अगर तो पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, या फिर गैस बन गई है बिलरी ट्री में, या फिर पस पड़ गई है गाल ब्लैडर में, या पेरिटोनाइटिस हो गया, या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या गाल ब्लैडर की परफोरेशन और गैंग्रीन हो गई है, तो इन सारे केसेस में हम कंजर्वेटिव मेजरमेंट उधर ही छोड़ देंगे और एमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। अब एमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी इन्हीं कंडीशन में करेंगे कि सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं डिस्पाइट कंजर्वेटिव मेजरमेंट, गैस बन गई है, पस बन गई है, गैंग्रीन हो गया, परफोरेशन हो गया, या फिर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन या पेरिटोनाइटिस हो गया। ये तो था सारा इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी। अगर बात करें अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी की, जो कि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहते हैं कि अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी कर लेनी चाहिए क्योंकि कंजर्वेटिव मेजरमेंट जो है वो फेल हो जाती हैं 13% केसेस में। पेशेंट को और भी अटैक्स आ सकते हैं, फर्दर अटैक्स हो सकते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के वेटिंग पीरियड में। इन सारे केसेस में कहते हैं कि जी एक्यूट कोलिसिस्टेक्टमी कर देनी चाहिए अर्जेंटली ही। इसके अलावा एक और चीज़ होती है दैट इज़ परक्यूटेनियस कोलिसिस्टोटमी। ना टॉटमी का मतलब है कि होल क्रिएट करना, दिस इज़ नॉट कोलिसिस्टेक्टमी, दिस इज़ परक्यूटेनियस कोलिसिस्टोटमी। अब ये उन पेशेंट्स के अंदर करेंगे जो कि सीरियसली इल हैं, अदर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। अब इसमें होगा कि क्या, परक्यूटेनियस कोलिसिस्टोटमी करेंगे अंडर दी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, और इसमें सिर्फ एक होल क्रिएट करेंगे और हमारी ये कोशिश होगी कि जितना भी बाइल है वो बाहर निकल आए, ड्रेन हो जाए और इन्फ्लेमेशन जो है वो सेटल हो जाए। अब ये है क्या, करना कैसे, किस तरह करना है? अब इस टेक्निक में सबसे पहले परक्यूटेनियस कैथेटर जो है वो प्लेस करेंगे इन द गाल ब्लैडर ल्यूमेन। ठीक है, परक्यूटेनियस का मतलब स्किन से जाएंगे, स्किन को पियर्स करते करते हम गाल ब्लैडर के अंदर चल जाएंगे और कैथेटर गाल ब्लैडर के अंदर ल्यूमेन में घुसाड़ देंगे अंडर इमेजिंग गाइडेंस। फिर इससे होगा क्या कि गाल ब्लैडर के अंदर जितनी सिक्रीशन फंसी हुई थी वो सारी बाहर आ जाएंगी, ड्रेन हो जाएंगी, इन्फ्लेमेशन जो है वो सेटल हो जाएगी। ये उन पेशेंट्स के अंदर करते हैं जो कि जनरल एनेस्थीसिया टॉलरेट नहीं करते, सीवियर पेशेंट्स हैं, बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, बिल्कुल बजे पड़े हैं, तो उनके अंदर ये कोलिसिस्टोटमी करेंगे।
और एक दफ़ा जब हमने ये सारा ड्रेन कर दिया है गाल ब्लैडर को, गाल ब्लैडर क्लियर है, इन्फ्लेमेशन सेटल है, तो फिर बाद में हम तसल्ली से कोलेसिस्टेक्टमी कर सकते हैं। सो इससे हमारे पास थोड़ा सा टाइम भी बाय हो सकता है, हम थोड़ा सा पेशेंट के लिए टाइम बाय कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कोलेसिस्टेक्टमी। इट इज़ रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर। अब ये लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन जो लैप कोली है दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब इसका प्रोसीजर क्या है? वेल, सबसे पहले पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, उसको एनेस्थाइज करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया देंगे, फोली डालेंगे और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे। अब इनका क्या फ़ायदा है? वेल, कोई रिलेटिव हमारे पास कोई और इनएडवर्टेंट इंजरी ना हो जाए, और एक्सपोजर इंप्रूव करने के लिए हम ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब देंगे। अब लैब कोली में सबसे पहले हम क्या करते हैं? नीमोपेरिटोनियम इस्टेब्लिश करते हैं। नीमोपेरिटोनियम किस तरह बनाते हैं? वेल, ये ओपन टेक्निक से भी हो सकता है और क्लोज टेक्निक से भी हो सकता है। अगर बात करें ओपन टेक्निक की, तो इसमें क्या होगा? बिलो द अम्बलाइकस एक इंसिजन देंगे। सो सब अम्बलाइकल एक इंसिजन दिया है, फिर उसके बाद फेशिया को इंसाइज करेंगे और हम पेरिटोनियम तक पहुंच जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे उंगली घुसेड़ के ना इस एरिया को सीधा करेंगे, पेरिटोनियम में जाएंगे और फिर वहाँ पर हैसन कैनुला जो है इंसर्ट कर देंगे पेरिटोनियम कैविटी के अंदर। अब ये कैनुला जो है ये पेरिटोनियम कैविटी के अंदर है, फिर हम इसको फेशिया के साथ जो है पक्का पक्का एंकर कर देंगे। इस तरह हमने ओपन टेक्निक के साथ नीमो पेरिटोनियम इस्टेब्लिश कर दिया। इसके अलावा एक क्लोज टेक्निक भी होती है। क्लोज टेक्निक में क्या होता है? वैरस नीडल यूज़ करते हैं। अब इस वैरस नीडल को पेरिटोनियल कैविटी में डाल देंगे, अगेन थ्रू सब अम्बलाइकल इंसिजन, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। अम्बलाइकस के बिलो एक इंसिजन देंगे, लेकिन इस वक्त वैरस नीडल करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? जिस तरह हमने लास्ट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरी थी, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड भरेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस और हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या है? एक तो हमने वायरस नीडल इंसर्ट की, इसके बाद हम 10 मिलीमीटर का ट्रोकार कनुला भी इंसर्ट कर देंगे सब अम्बलाइकली। फिर इसके बाद जो 30 डिग्री लैप्रोस्कोप है वो हम लेंगे और अम्बलाइकल पोर्ट के थ्रू इसको भी पेरिटोनियम कैविटी के अंदर घुसेड़ देंगे। तो ये था क्लोज्ड टेक्निक फॉर क्रिएटिंग नीमोपेरिटोनियम। अब तक जो है नीमोपेरिटोनियम इस्टेब्लिश हो गया, चाहे ओपन से हुए चाहे क्लोज से हुए। वेल, दोनों में जो गैस होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड भरेंगे। इसके बाद क्या होगा? एडिशनल 3 पोर्ट्स बनाएंगे। कहाँ कहाँ पोर्ट्स बनाएंगे? पहला पोर्ट जो होगा वो जीफी स्टर्नम के नीचे होगा, 10 मिलीमीटर का होगा, एक कट लगाएंगे, सुराख करेंगे बिलो द जीफी स्टर्नम। दूसरा पोर्ट कहाँ पे होगा? जो मिड क्लेविकुलर लाइन है ना, उसको नीचे ट्रैक करते जाएं तो एक एरिया आएगा दैट इज़ ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, वहाँ पर स्टमक का ना पाइलोरस होता है। सो इस मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पर हम एक और इंसिजन देंगे, एक और पोर्ट बनाएंगे, इसका साइज़ 5 मिलीमीटर होगा। और तीसरा कहाँ बनाएंगे? जो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है उसको नीचे ड्रॉ करते जाए, जहाँ कोस्टल मार्जिन आएगा ना, आखिरी पसली आएगी, वहाँ पर हम 5 मिलीमीटर का एक कट बना देंगे। सो इस तरह 3 और पोर्ट किए हैं, एक नीमोपेरिटोनियम और उसके अलावा 3 एडिशनल पोर्ट्स। अब आगे फर्दर क्या करना है कि गाल ब्लैडर की फंडस को आइडेंटिफाई करना है, ग्रास उसको पकड़ना है और ऊपर की तरफ खींचना है। इट इज़ रिट्रैक्टेड सुपीरियरली। फिर क्या करना है? दूसरा ग्रास पर लेना है और गाल ब्लैडर की इनफंडिबुलम को खींचना है लैटरली। फंडस को ऊपर की तरफ खींचना है, इनफंडिबुलम को लैटरली खींचना है। इससे होगा क्या कि जो कैलेट्स ट्रायंगल है वो हमारे पास विजिबल हो जाएगा। अब ये कैलेट्स ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल है बिटवीन सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट और ऊपर से इंफीरियर एज ऑफ लिवर। सो इन तीनों के बीच में ये जो है ट्रायंगल बनता है, इसके कंटेंट्स में लिम्फ नोड आता है, सिस्टिक आर्टरी वगैरह आती है। फिर क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को हम जेंटली डायसेक्ट करेंगे, इसके ऊपर पेरिटोनियम चढ़ी हुई होती है, उस पेरिटोनियम को क्लियर करेंगे ताकि अंडरलाइंग जितने स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी अंडरलाइंग सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक आर्टरी है, वो हमें नज़र आ सके। सो ये अब किस तरह पेरिटोनियम को हम काटेंगे? इट इज़ कट बाय ब्लंट डाइसेक्शन। सो ब्लंट डाइसेक्शन की और अंडरलाइन स्ट्रक्चर सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी ये हमारे पास विजिबल हो गए। अब क्या करना है? इनके ऊपर टाइटेनियम क्लिप्स लगाने हैं और इनको डिवाइड करना है। डिवाइड मीन्स इनको काट देना है। सो सिस्टिक डक्ट के ऊपर क्लिप्स लगाए, उसको काट दिया। सिस्टिक आर्टरी के ऊपर क्लिप्स लगाए, उसको काट दिया। इस तरह जो गाल ब्लैडर है वो फ्री हो जाएगा। फिर गाल ब्लैडर क्या करना है? डायसेक्ट अवे कर देना है लिवर बेड से और किसी एक पोर्ट से रिमूव कर देना है। नॉर्मली जो होता है एपिगैस्ट्रिक पोर्ट से गाल ब्लैडर को खींच लेते हैं क्योंकि ये क्लोज होता है। अब ऑपरेटिव हैजर्ड्स क्या हैं? क्या क्या हो सकते हैं? इंजरी हो सकती है बावल को, ग्रेट वैसल्स को, सीबीडी को, पोर्टल वेन को, हिपैटिक आर्टरी को, किसी को भी इंजरी हो सकती है। या फिर हमसे कोई भांडबाजी की इसी तरह हमसे प्रोसीजर नहीं हुआ तो फिर क्या करना पड़ता है? इस लैब कोली को कन्वर्ट करना पड़ता है ओपन कोलेसिस्टेक्टमी में, फिर पूरा पेट खोलना पड़ता है। तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए, फेलियर हो जाए, कंप्लीट ना हो प्रोसीजर, तो फिर इसकी कन्वर्जन होती है ओपन कोलेसिस्टेक्टमी में। इसके अलावा जो नीमोपेरिटोनियम हमने बनाया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रापेरिटोनियल भी जा सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो सकती है।
इसके अलावा एक्सीडेंटली परफोरेट हो सकता है गाल ब्लैडर। हम गाल ब्लैडर को ग्रैस्प करके खींच रहे थे तो वो परफोरेट हो गया, उसके अंदर अब जितने स्टोन्स हैं कैलकुलाई हैं वो नीचे गिर जाएंगे। फिर उन कैलकुलाई को एक एक करके चुनना पड़ता है। तो इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, लैब कोलिसिस्टेक्टमी किन के अंदर नहीं करेंगे। सीओपीडी का पेशेंट है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ऐसा पेशेंट है जो नीमोपेरिटोनियम बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके अंदर नहीं करेंगे। जिस पेशेंट के अंदर सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, हीमोफीलिया वगैरह, उसके अंदर नहीं करेंगे। लिवर जो है वो एंड स्टेज पे पहुंचा पड़ा है, सिरोटिक है, उसके अंदर नहीं करेंगे। ये थी सारी लैब कोली। उसके बाद अगर ओपन कोलिसिस्टेक्टमी की बात करें तो इसमें एक कॉकर्स इंसिजन देते हैं। अब ये कॉकर्स इंसिजन कहाँ देते हैं, ये राइट सब कोस्टल रीजन के ऊपर देते हैं। इसके अलावा जो है राइट ट्रांसवर्स और राइट पैरामीडियन इंसिजन भी दे सकते हैं। मस्ट नहीं है कि कॉकर देना हो, लेकिन मोस्ट कॉमनली ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में कॉकर्स इंसिजन देते हैं। अब एग्जैक्ट राइट सब कोस्टल एरिया में कहाँ कॉकर्स इंसिजन देना है, वेल ये 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा चीरा है, थोड़ी सी छोटा सा एक कट है ना। कहाँ पर है, जो जीफी स्टर्नम है उसके नीचे से स्टार्ट होना है। जीफी स्टर्नम से ना जो राइट साइड के ऊपर उसको आकर रिब मिल रही है, ठीक है, जो राइट रिब जीफी स्टर्नम में जा रही है, उस रिब के पैरेलल चलते जाना है और कहाँ पर आकर ख़त्म करना है, इन द मिडल ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज। ये राइट साइड पे होगा, जीफी स्टर्नम से स्टार्ट करना है और जो राइट कोस्टल मार्जिन होगा उसके पैरेलल चलते जाना है और 9th कोस्टल कार्टिलेज के ऊपर जाकर ख़त्म कर देना है। नाउ दिस इज़ कॉकर्स इंसिजन। इंसिजन देने के बाद फिर क्या करना है, स्किन और सबकुटेनियस टिश्यूज़ इनको हमने जो है एक्सपोज करना है। एंटीरियर रेक्टस शीथ है उससे इंसाइज करना है। अब रेक्टस मसल जो होता है वो बीच में होता है, वो जो 6 पैक वाला मसल होता है। सो जब हम उसे इंसाइज करेंगे तो रेक्टस मसल जो होंगे वो मीडियल साइड के ऊपर आ जाएंगे और जितने ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और इंटरनल ऑब्लिक्स हैं वो लैटरल साइड पे हो जाएंगे। सो रेक्टस एब्डोमिनस मसल को फिर हमने ट्रांसवर्सली काटना है, यानी रेक्टस मसल खुद जो है वो लॉन्गिट्यूडनली है और हमने इसको ट्रांसवर्सली काटना है। फिर क्या होगा जी, पेरिटोनियम मिल जाएगी। पेरिटोनियम को खोलना है, उसको ओपन करना है और अगर इन केस पेरिटोनियम नहीं खुल रही, रेजिस्टेंट है या हम नहीं कर पा रहे, तो फिर जो लैटरल वाले मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और इंटरनल ऑब्लिक, फिर उनको भी डिवाइड करना है लैटरली। फिर हम फाइनली एब्डोमेन के अंदर घुस जाएंगे, वहाँ पे गाल ब्लैडर पड़ा होगा। फिर 3 स्पॉन्जेस लेने हैं, 3 स्पॉन्जेस गाल ब्लैडर के अराउंड देने हैं। कहाँ कहाँ डालने हैं, पहला स्पॉन्ज जो होगा वो हम कोलॉन के ऊपर डालेंगे, घुसेड़ देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कोलॉन जो है नीचे चला जाएगा, गाल ब्लैडर का एरिया थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। और इसका क्या फ़ायदा है, इट प्रिवेंट्स बावल फ्रॉम एंटरिंग द ऑपरेटिव फील्ड। ठीक है, कोलॉन जो है वो नीचे ही टिका रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। दूसरा स्पंज लेंगे और स्टमक और डुओडेनम के पास घुसेड़ देंगे। इससे क्या होगा, स्टमक और डुओडेनम जो है वो लैटरली चले जाएंगे। अगेन गाल ब्लैडर का जो एरिया है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तीसरा स्पंज जो लेना है वो लिवर की विसरल सरफेस के ऊपर डाल देना है। अब ये स्पॉन्जेस अपनी जगह से खिसक ना जाए, इनको होल्ड करके रखना है विद द हेल्प ऑफ डीवर्स रिट्रैक्टर, और एक असिस्टेंट को कहना है कि भाई इन्हों फाड़ के रख। ठीक है, तो वो 3 स्पॉन्जेस को फाड़ के रखेगा और खींच के रिट्रैक्ट करके रखेगा। पहला स्पॉन्ज जो कोलॉन को या बाउल को नीचे फेंकेगा, दूसरा स्पंज जो स्टमक और डुओडेनम को साइड पे घसीटेगा, तीसरा स्पंज जो कि लिवर की विसरल सरफेस पर है। इसके बाद जो गाल ब्लैडर है वो फुली एक्सपोज हो जाएगा। फिर क्या करना है, गाल ब्लैडर की नेक को हमने पकड़ना है और गर्दन से पकड़ के गाल ब्लैडर को लैटरली खींचना है। जब गाल ब्लैडर को हम पकड़ के इस तरह खींचेंगे ना, तो उसके ऊपर जो पेरिटोनियम चढ़ी हुई थी कैलर्स ट्रायंगल के ऊपर, वो हमें नज़र आ जाएगी। पेरिटोनियम को हम इंसाइज करेंगे, कैलर्स ट्रायंगल मिल जाएगा। कैलर्स ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, सिस्टिक डक्ट होगी, सिस्टिक आर्टरी होगी। इनको हम लाइगेट कर देंगे और काट देंगे। सिस्टिक डक्ट को लाइगेट किया, क्लैंप्स लगाए, काट दिया। सिस्टिक आर्टरी को लाइगेट किया, क्लैंप्स लगाए, काट दिया। इस तरह जो है गाल ब्लैडर फ्री हो जाएगा और गाल ब्लैडर को हम रिमूव कर देंगे। अब अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा पेशेंट है जिसके अंदर एनाटमी क्लियर नहीं है, हमें नहीं समझ आ रही गाल ब्लैडर किधर चढ़ा गया है, उसके ऊपर अच्छी खासी पेरिटोनियम चढ़ी पड़ी है, सिस्टिक आर्टरी सिस्टिक डक्ट आपस में मिली पड़ी है, समझ नहीं आ रही गाल ब्लैडर किधर है, तो इस केस में रिट्रोग्रेड कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे, जिसका दूसरा नाम है फंडस फर्स्ट मेथड। अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था, गाल ब्लैडर की नेक को खींचा था, हमने नेक से स्टार्ट किए थे और सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक डक्ट को ट्रेस करते करते गाल ब्लैडर तक आए थे। इसमें हम उल्टा करेंगे, इसमें हम स्टार्ट करेंगे गाल ब्लैडर की फंडस से और ट्रेस करते करते गाल ब्लैडर की नेक तक जाएंगे, पुट्ठा जाएंगे। सो इसमें क्या होगा कि हमें डक्टल और वास्कुलर एनाटमी इजीली मिल जाएगी। गाल ब्लैडर तो इतना बड़ा होगा वो तो नज़र आ रहा होगा ना, सो उसे ट्रैक करते करते हम सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हीमोस्टेसिस अचीव करेंगे और प्रिंगल्स मनूवर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। प्रिंगल्स मनूवर की वजह से क्या होता है कि जो पोर्टल वेन होती है और इसके साथ हेपेटिक आर्टरी,
ये कंप्रेस हो जाती हैं, ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। एब्डोमेन को क्लोज करेंगे, जितना सारा ये मैस बनाया है इसको वापस स्टिचअप करेंगे। पेरिटोनियम, ट्रांसवर्स ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, इन सारे मसल्स को वापस जोड़ेंगे। रेक्टस एब्डोमिनस को आपस में दोबारा वापस शीट के साथ कनेक्ट करेंगे और इसी तरह एब्जॉर्बेबल मटेरियल के सूचर्स जो हैं वो लगाएंगे। इसके बाद स्किन रह जाएगी, स्किन को क्लोज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सबक्यूटिकुलर टेक्निक। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कोलिसिस्टेक्टमी में? डैमेज हो सकती है हेपेटिक डक्ट को, सीबीडी को, हेपेटिक आर्टरी को, बाइल लीक हो सकता है जिसकी वजह से बिलरी पेरोटिनाइटिस हो सकता है। स्टोन हमने कोई मिस कर दिया सीबीडी के अंदर, सिस्टिक डक्ट के अंदर, वूंड की कॉम्प्लिकेशन, वूंड नहीं ठीक हो रहा, हीमाटोमा हो गया, ब्लीडिंग होगी, इन्फेक्शन हो गया, इंसिजनल हर्निया हो गया, तो ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट इज़ द पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम। अब ये क्या है? ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है और पेशेंट के हमने कोलिसिस्टेक्टमी जब कर दी है तो वो फिर वही कंप्लेन करेगा कि मुझे अभी भी सिम्टम्स आ रहे हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। सो इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? वेल, पहली कॉज है कि कोई स्टोन जो है वो अंदर रह गया सीबीडी के अंदर, हमने उसको निकालना नहीं है, रिटेन्ड कैलकुलाई इन सीबीडी। दूसरी कॉज हो सकती है कि गाल ब्लैडर सारा ना निकाला हो, गाल ब्लैडर रह गया हो, सिस्टिक डक्ट रह गई हो, सही तरह हमने पूरी क्लियरेंस ना की हो। तीसरी कॉज क्या हो सकती है? बाइल डक्ट के अंदर कोई स्ट्रक्चर आ गया हो आयाट्रोजेनिक इंजरी की वजह से, हमारी वजह से बाइल डक्ट में अब स्टीनोसिस स्ट्रक्चर बन गया। पेपिलरी स्टीनोसिस हो सकती है या फिर बिलरी डिस्काइनेशियम। तो इसमें फुल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कंफर्म करेंगे कि कोई स्टोन तो नहीं रह गया सीबीडी के अंदर, कोई स्ट्रक्चर वगैरह तो नहीं है, सिस्टिक डक्ट में कोई स्टम्प वगैरह या कोई इंजरी तो बिलरी ट्री को नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? ईआरसीपी करेंगे और अगर कोई स्टोन मिलता है तो फिर डोर्मियो बास्केट के थ्रू स्टोन को रिट्रीव करेंगे। Next we have chronic cholecystitis. Chronic cholecystitis is a pathological term कि कोई clinical diagnosis नहीं है और patient जो symptomatic gall stones के साथ आएगा वो chronic cholecystitis का patient होगा। अब इसके symptoms क्या है? Again right upper quadrant pain होगी, dyspepsia होगा, nausea, vomiting होगी, abdominal fullness होगी। अब इसमें varying degree of inflammation और fibrosis हो सकती है क्योंकि क्रॉनिक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं है, हर इन्फ्लेमेशन के बाद कोई हीलिंग और फाइब्रोसिस होती है। सो इस केस में गाल ब्लैडर जो है वो हील हो कर कंट्रैक्ट हो जाएगा। सो क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस का जो गाल ब्लैडर होगा वो कंट्रैक्टेड होगा। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? वेल, इसकी भी कोलिसिस्टेक्टमी ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट इज द एम्पाइम ऑफ गाल ब्लैडर, इट इज़ पास इन द गाल ब्लैडर और इट इज़ द सिक्वेले ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। पहले पेशेंट को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होगा, फिर उसके अंदर गाल ब्लैडर के अंदर पास पड़ जाएगी। अब नॉर्मली जो बाइल होता है ना वो स्टीराइल होता है। जब हार्ट्समैन पाउच के अंदर स्टोन जो है वो पड़ा रहता है तो ये बाइल जो है टाइम के साथ साथ इन्फेक्टेड हो जाता है और इसमें पस पड़ जाती है। तो प्रेजेंटेशन किस तरह होगी? अगेन पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, टेकी, टेम्परेचर, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी होगी पेशेंट को, पैल्पेबल टेंडर मैस मिलेगा इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। ट्रीटमेंट क्या है? कोलिसिस्टेक्टमी। और अगर पेशेंट की कोलिसिस्टेक्टमी नहीं होती तो कोलिसिस्टोटमी, जिसमें हमने होल क्रिएट किया था और जितना भी बाइल का मटेरियल था वो सारा ड्रेन हो गया था थ्रू द स्किन। इसके अलावा म्यूकोसील ऑफ द गाल ब्लैडर। अब म्यूकोसील क्या है? इसमें गाल ब्लैडर के अंदर म्यूकस भर जाती है। एम्पाइमा में पस भरेगी, म्यूकोसील में म्यूकस भरेगी। अब ये भी क्यों होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होती है अगेन विद द स्टोन। जिस तरह एम्पाइमा में ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी और वो पसी हो गए थे सारी, इस तरह इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी लेकिन इसमें म्यूकस हो जाएगी। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन जो होगी दैट इज़ स्टीराइल इन दिस केस। ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर कोई जरासीम नहीं होंगे, कोई माइकोबैक्टीरियम नहीं होंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या कि नॉर्मली जो बाइल ने फ्लो करना था, स्टेसिस करना था, वो रुक जाएगा स्टोन की वजह से एंड दैट स्टोन इज़ गोइंग टू बी स्टीराइल विदाउट एनी इन्फेक्शन। फिर क्या होगा कि गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जितना बाइल अंदर पड़ा है, अब उसमें पास तो बनी नहीं है, वो तो स्टीराइल है अभी भी, तो वो सारा बाइल एब्जॉर्ब हो जाएगा और गाल ब्लैडर म्यूकस से भर जाएगा। अब ये म्यूकस कहाँ से आएगी? गाल ब्लैडर के जितने सिक्रीटी सेल्स हैं वो म्यूकस भरेंगे। ये तो थी एक कॉज, ऑब्स्ट्रक्शन विदाउट एनी इन्फेक्शन, यानी स्टीराइल ऑब्स्ट्रक्शन बाय सम स्टोन। दूसरी कॉज क्या हो सकती है? कोलिएंजियोकार्सिनोमा। अब कोलिएंजियोकार्सिनोमा में क्या होगा? जो सिस्टिक डक्ट होती है वहाँ पर ऑक्लूजन हो जाएगी और अगेन ये सारा साइकिल रिपीट होगा और वो ऑक्लूजन जो होगी अगेन वो स्टीराइल होगी। सो जब भी स्टीराइल ऑक्लूजन होगी उसमें म्यूकस बनेगी दैट इज़ म्यूकोसील, और जब भी इन्फेक्टेड होगा तो उसमें पस बनेगी दैट इज़ एम्पाइमा। उसके बाद है एक्यूट ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। वेल, ये हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ स्टोन, गाल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होगी, कोलिसिस्टाइटिस होगा, बट इट इज़ ए कैलकुलस, स्टोन नहीं होगा। ये किन पेशेंट्स के अंदर होता है? जो बड़े क्रिटिकली इल होते हैं, आईसीयू के अंदर होते हैं, बर्न्स के पेशेंट, सेप्सिस के पेशेंट, मेजर ऑपरेशन के, मल्टीपल ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं।
अब ये जो पेशेंट होते हैं ये पारेंटरल न्यूट्रिशन पर होते हैं। ऐसे क्यों होता है? जब इन पेशेंट को हम बाहर से न्यूट्रिशन देते हैं ना, डुओडेनम में तो आ कुछ नहीं रहा, डायरेक्ट हम उनकी वेन में जो है वो ग्लूकोज वगैरह दे रहे हैं, पारेंटरल न्यूट्रिशन दे रहे हैं। सो गाल ब्लैडर जो है वो भरता जाता है, गाल ब्लैडर जो है वो कंट्रैक्ट करता ही नहीं है। सो जब वो इतना ज़्यादा भर जाता है तो वो इन्फ्लेमेशन में चल जाता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्यूट ए कैलकुलस कॉलिसिस्टाइटिस। सो ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो पारेंटरल न्यूट्रिशन पर होते हैं, और पारेंटल वाले कहाँ मिलेंगे? आईसीयू मिलेंगे, बर्न, सेप्सिस, ऑपरेशन, ट्रॉमा के पेशेंट होंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? सेम एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस वाले फीचर्स हैं, बस डिफरेंस ये होगा कि इसके अंदर स्टोन ही है। अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो वही सारी चीज़ें मिलेंगे, फ्लूइड मिलेगा, एडीमा मिलेगा, वॉल थिकनेस मिलेगी। और अगर एक्यूट ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें तो पहली बात ये उन पेशेंट में होता है जो आईसीयू में है, तो हम उनकी लैब कोली नहीं कर सकते, वो अनस्टेबल पेशेंट है। फिर इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे? परक्यूटेनियस कोलिसिस्टोटमी करेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। से इससे क्या होगा? ड्रेन से सारा जितना उनका बाइल है वो बाहर निकल जाएगा और पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी क्रिटिकली इल है, ऑलरेडी वो अनफिट है सर्जरी के लिए, और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम उसकी ट्रीटमेंट के बाद कोलिसिस्टेक्टमी की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद है एक्यूट एम्फाइसीमेटस कोलिसिस्टाइटिस। एम्फाइसीमा का मतलब है प्रेजेंस ऑफ एयर। इसमें गाल ब्लैडर के ल्यूमेन के अंदर एयर आ जाएगी, और ये क्यों आती है? बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई और एरोब्स, एनएरोब्स, स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसकी वजह से गैंग्रीन और गाल ब्लैडर की परफोरेशन हो जाती है। सो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर, गैंग्रीन एंड परफोरेशन इन द गाल ब्लैडर। पेशेंट में टॉक्सिसिटी के साइंस आ जाएंगे और अर्जेंट कोलिसिस्टेक्टमी करनी पड़नी है। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इसमें क्या है जी? पेनिसिलिन है और अमीनोग्लाइकोसाइड्स है। इसके अलावा एक और चीज़ है, दैट इज़ कोलिसिस्टोसिस। अब ये क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विदाउट कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स इन द ल्यूमेन, इसको कहते हैं कोलिसिस्टोस। नॉर्मली होता क्या है कि बाइल और ल्यूमेन और बाइल सॉल्ट्स, एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ये सारे ल्यूमेन में होते हैं। तो अगर इन्फ्लेमेशन हो एंड दैट इज़ क्रॉनिक विदाउट कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इन सब में कोलेस्ट्रॉल ना हो, तो उसे हम कहते हैं कोलिसिस्टोसिस। इसमें डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, डिफरेंट कंडीशन है। फॉर एग्जांपल कोलेस्टिरोसिस आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल पोलिपोसिस आ सकता है, कोलिसिस्टाइटिस ग्लैंडुलस प्लोरिफेरस आ सकता है जिसमें हाइपरट्रोफी होगी। उसके अलावा डाइवर्टिकुलाइटिस आ सकता है। अब ये क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले कोलेस्टिरोसिस। कोलेस्टिरोसिस में जिस तरह नाम बता रहा है, एस्टर्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉबेरी गाल ब्लैडर। इसमें होगा क्या कि जो सब म्यूकोजा है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे और गाल ब्लैडर इस तरह लगेगा जिस तरह स्ट्रॉबेरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, सब म्यूकोजा के अंदर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स इकट्ठे होंगे। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल पॉलीपोसिस, ये इस तरह लगेगा जैसे पॉलिप्स हैं, लेकिन ये एक्चुअल पॉलिप्स नहीं होंगे। तो जो म्यूकोजा होगी इस केस में म्यूकोजा है, कोलिस्टिरोसिस में सब म्यूकोजा है और पॉलीपोसिस में म्यूकोजा है। इसमें होगा क्या कि जो म्यूकोजा है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा, और इस केस में म्यूकोजा जो है उसकी प्रोजेक्शंस बन जाएंगी, और वो ऐसी प्रोजेक्शंस बनेंगी ऐसा लगेगा कि पॉलिप्स हैं। इट इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल पॉलीपोसिस, और ये डायग्नोज करेंगे हम अल्ट्रासाउंड पर, और सर्जरी तब करेंगे जब इसका साइज़ चेंज होगा या इसका साइज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। तीसरी कंडीशन है, दिस इज़ कोलिसिस्टाइटिस ग्लैंडुलस प्रोलिफरेंस। प्रोलिफरेंस का मतलब है प्रोलिफरेट हो गया यानी हाइपरप्लेजिया हो गया। कोलिसिस्टाइटिस मीन सिंपली इन्फ्लेमेशन ऑफ गाल ब्लैडर, और ग्लैंडुलस का मतलब है इसके ऊपर डॉट्स बन गए, ग्रैनुलोमेटस थिकनिंग हो गई है। सो इट इज़ ग्रैनुलोमेटस थिकनिंग एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ गाल ब्लैडर। और फोर्थ है डाइवर्टिकुलाइटिस ऑफ गाल ब्लैडर। डाइवर्टिकुला का मतलब है आउट पाउचिंग हो गई है। सो इसमें होगा क्या कि जो लैक्यूना ऑफ लश्का है उसकी आउट पाउचिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन्स फंसे हुए हैं। वो स्टोन्स इतना ज़्यादा जोर लगाएंगे कि लैक्यूना ऑफ लश्का की आउट पाउचिंग हो जाएगी और फिर कोलिसिस्टाइटिस हो जाएगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्टिकुलाइटिस ऑफ गाल ब्लैडर। इसकी ट्रीटमेंट क्या है जी? सिंपली कोलिसिस्टेक्टमी। इसके बाद एक और है एडनोमेटस पॉलिप्स ऑफ गाल ब्लैडर। अब ये जो पॉलिप्स हैं, दीज आर बिनाइन पॉलिप्स ऑफ गाल ब्लैडर, और कॉमन है, एसिम्टोमेटिक और डायग्नोज अल्ट्रासाउंड पर होते हैं। अब इनमें मलिग्नेंट पोटेंशियल है, लेकिन एक्चुअली ये बिनाइन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मलिग्नेंट हो गए हैं? वेल, अगर सिंगल पॉलिप होगा मलिग्नेंट, साइज़ ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर मलिग्नेंट, सिसाइल होगा। पॉलिप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ जो होते हैं विलस होते हैं, कुछ सिसाइल होते हैं। सो इस केस में अगर सिसाइल पॉलिप होगा तो वो मलिग्नेंट। और सिनाइल कहते हैं ओल्ड एज, अगर ये ओल्ड एज में होगा 50 ईयर्स के बाद होगा तो ये मलिग्नेंट। सो मलिग्नेंट वाले जितने भी फीचर्स हैं वो एस से शुरू हो रहे हैं, सिंगल, साइज, सिसाइल एंड सिनाइल। उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट जो है कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे,
और इसमें जो जो पॉलिप होंगे दे आर गोइंग टू बी एडिनोमेटस पॉलिप्स, और सिर्फ उन पेशेंट में करेंगे जिनमें सिंगल साइज सिनाइल और सिसाइल होंगे, बाकी जिनमें नहीं होंगे एसिम्प्टोमेटिक होंगे उन्हें छोड़ देंगे। इसके अलावा कोलिडोकोलिथियासिस, दिस इज स्टोन इन द बाइल डक्ट, ये हमारे पास स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। अब जो CBD है उसमें सिंगल स्टोन भी होता है, मल्टीपल भी होता है, प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी का क्या मतलब? प्राइमरी का मतलब कि स्टोन बना ही CBD के अंदर है, और ये क्यों बनेगा? दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन। तो इन्फेस्टेशन जब भी होगी या इन्फेक्शन होगी तो उसकी वजह से ब्राउन पिगमेंट स्टोन बनेगा। तो अगर CBD के अंदर ब्राउन स्टोन है, इट मीन्स इट्स प्राइमरी स्टोन, दैट्स बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन। सेकेंडरी स्टोन क्या है? अगर तो गाल ब्लैडर से माइग्रेट होकर स्टोन CBD के अंदर आ जाता है तो ये सेकेंडरी है। सो क्योंकि गाल ब्लैडर में मोस्ट लाइकली कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनते हैं, अगर CBD के अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन मिल गया तो इसका मतलब कि ये गाल ब्लैडर ने पुश किया एंड दिस इज़ सेकेंडरी स्टोन। और एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं और इसकी वजह से कोलेंजाइटिस हो सकता है। ज़ाहिर है जब CBD के अंदर स्टोन होगा तो कोलेंजाइटिस। अब हमें कैसे पता चलेगा कोलेंजाइटिस? वेल, इसका चारकोल ट्राइएड होता है, रेनॉल्ड्स पेंटार्ड होता है। चारकोल ट्राइएड में फीवर, पेन, जॉन्डस होता है, रेनॉल्ड पेंटार्ड में ये तीन चीज़ें तो होती है, फीवर, पेन, जॉन्डस होता है, साथ साथ सेप्टिक शॉक और मेंटल स्टेटस चेंजेस भी होती हैं। नेक्स्ट इज़ द कुरवाइजर्स लॉ। कुरवाइजर्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई पेशेंट है और उसको जॉन्डस है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए, वो जॉन्डस पेशेंट है, और हम उसको गाल ब्लैडर को हाथ लगाते हैं और उसका गाल ब्लैडर जो है वो पैल्पेबल नहीं है, तो इसका मतलब कि स्टोन है, क्योंकि स्टोन वहाँ पर इम्पैक्ट हुआ रहा, स्टोन ने क्या कराया? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कराई, फाइब्रोसिस की, और गाल ब्लैडर श्रिंक हो गया और अब वो पैल्पेबल नहीं है। सो इफ़ देयर इज़ अ पेशेंट विद जॉन्डिस विद इम्पैल्पेबल गाल ब्लैडर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्टोन। और दूसरे क्या है जी, अगर कोई पेशेंट है जॉन्डिस का है और हम उसके गाल ब्लैडर को पैल्पेट करते हैं और वो पैल्पेट हो जाता है, तो इसका मतलब कि स्टोन नहीं है, कोई और कॉज हो सकता है। फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा हो सकता है हेड ऑफ पैंक्रियास का, कोलियंजियोकार्सिनोमा हो सकता है, बट नॉट गाल स्टोन्स। सो अगर डिस्टेंडेड पैल्पेबल जॉन्डिस पेशेंट के अंदर मिलता है तो कार्सिनोमा, और अगर नॉन डिस्टेंडेड गाल ब्लैडर मिलता है जॉन्डिस पेशेंट के अंदर तो इट मीन्स स्टोन। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? अल्ट्रासाउंड कराएंगे, MRCP, ERCP कराएंगे, और ड्यूरिंग अटैक ऑफ कोलिसिस्टाइटिस जो बिलीरुबिन अल्कलाइन फॉस्फेटेज और WBCs हैं ये बढ़ जाएंगे। सो अगर CBD में स्टोन यानी कोलिडोकोलिथियासिस की बात करें तो इसमें हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच जो है यूज़ करेंगे, ERCP यूज़ करेंगे, और डॉर्मियो बास्केट के थ्रू हम स्टोन को रिट्रीव कर लेंगे। इसके अलावा कोलिडोकॉटमी कर सकते हैं, इट मीन्स हम सिंपली जो होगा लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देंगे और अंदर से स्टोन निकाल देंगे। वेल, अगर ERCP हमने की है और ERCP फेल हो गई है तो इस केस में हम क्या करेंगे? लैप्रोस्कोपिकली या फिर ओपन सर्जरी के थ्रू कोलिडोकॉटमी करेंगे। अब इस सर्जरी का एम क्या है? वेल, इसके दो एम्स है। पहली बात, जो CBD के अंदर चीज़ें फंसी हुई हैं उनको ड्रेन करना है, जितना बायोस्टेसिस है उसको ड्रेन करना है। दूसरा, रिमूव द स्टोन्स। अब ये करना किस तरह है? लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देंगे, ठीक है, CBD में, और फिर जो स्टोन है उसको बाहर निकाल लेंगे। स्टोन बाहर आ गया, फिर T ट्यूब लेंगे और T ट्यूब को CBD के अंदर डालकर बंद कर देंगे। अब जो T ट्यूब का लॉन्ग लिम्ब है उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे, एब्डोमेन से बाहर निकाल देंगे, और वो ड्रेन करता रहेगा। जो बाइल जितना सारा है वो वहाँ से टपकता रहेगा। जब पेशेंट रिकवर हो जाएगा, बाइल क्लियर हो जाएगा, तो T ट्यूब कोलियंजियोग्राम हम परफॉर्म करेंगे। हम देखेंगे, कोलियंजियोग्राम मीन हम इसमें डाई वगैरह डालकर देखेंगे ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है। 7 से 10 दिनों बाद कोलियंजियोग्राम करेंगे, और अगर तो ठीक है तो T ट्यूब निकाल देंगे, और अगर अभी भी बाइल स्टोन्स हैं अंदर और ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर हम क्या करेंगे? T ट्यूब को उधर ही छोड़ देंगे 6 और हफ्तों के लिए, क्योंकि अभी हमने रिसेंट सर्जरी की है तो वो CBD इसी तरह हील नहीं हुई, तो 6 हफ्तों के लिए हम छोड़ देंगे। जब CBD मैच्योर हो जाएगी तो दोबारा हम किसी और टेक्निक के थ्रू, हो सकता है ERCP, हो सकता है PTC, हो सकता है सर्जरी कर लें, हो सकता है कोलिडोकोस्कोपी कर लें वाया T ट्यूब, तो फिर उन स्टोन्स को दोबारा हम रिमूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ द कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ बिलरी चैनल्स, यानी CBD, कॉमन हेपेटिक डक्ट, बाइल डक्ट, इन सारे बिलरी चैनल्स की अगर इन्फ्लेमेशन होगी, दिस इज़ कॉल्ड कोलेंजाइटिस। नॉर्मली होता क्या है कि जो बाइल होता है वो स्टीराइल होता है, जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ये बाइल उधर स्टे कर जाता है, फिर इसकी कंटेमिनेशन होती है, इसके ऊपर बैक्टीरिया आते हैं और कोलेंजाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है। अब जितने गाल स्टोन्स माइग्रेट करते हैं CBD के अंदर फ्रॉम द गाल ब्लैडर, ये माइग्रेटरी वाले हैं,
ये क्या करते हैं, दीज आर द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कोलेंजाइटिस। बाकी कॉजेज़ क्या हैं, स्ट्रक्चर हो सकता है, पैरासाइट, स्टंट हो सकते हैं, सिस्ट हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर एग्जांपल ERCP हमने किया उसके बाद कोलेंजाइटिस हो गया। सो ये सारी कॉजेज़ हैं। कॉमनेस्ट कॉज गाल स्टोन कमिंग फ्रॉम गाल ब्लैडर, और कॉमनेस्ट ऑर्गेनिजम्स ई कोलाई, क्लेप्सियला और सूडोमोनास। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें जो पेशेंट होगी वो फीमेल होगी, कोलेंजाइटिस इज़ फॉर फीमेल्स, फीवर के साथ आएगी और पेन और जॉन्डस। सो फीवर, पेन, जॉन्डस, इन तीनों को हम कहते हैं दिस इज़ चारकोट्स ट्राइएड। पेन की बात करें, पेन कहाँ होगी, वेल ऑब्वियसली पेन जो होगी राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में होगी। अगर इस चारकोट्स ट्राइएड की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाए और इलनेस जो है प्रोग्रेस कर जाए तो ये रेनॉल्ड्स पेंटार्ड में चेंज हो जाता है। पेंटार्ड में 5 चीज़ें, 3 चीज़ें तो यही है, फीवर, जॉन्डस, पेन। 7 पेशेंट सेप्टिक शॉक और मेंटल स्टेटस चेंजेस के साथ अगर प्रेजेंट करें, दिस इज़ रेनॉल्ड्स पेंटार्ड। प्रेजेंटेशन जो है वो एटिपिकल भी हो सकती है। अब जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो कोलेंजाइटिस को कॉलीसिस्टाइटिस के साथ डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, ये आपस में डिस्टिंग्विश नहीं होते। डायग्नोसिस क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस WBC ज़्यादा हो जाएंगे, बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाएगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा हो जाएगा, अल्कलाइन ट्रांसएमिनेजेस ALT AST ये ज़्यादा हो जाएंगे। अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो गाल स्टोन्स नज़र आएंगे, या और बाइल डक्ट्स जितनी भी हैं वो डायलेटेड नज़र आएंगी, दैट्स बिकॉज ऑफ स्टोन। और कहाँ पर डायलेट होंगी, एट द लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ट्रीटमेंट के क्या है, एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड्स, एनाल्जेसिक्स। अगर इन सारे मैयर्स के बाद अभी भी सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो फिर हम डीकम्प्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ERCP और PTC। सो डीकम्प्रेशन में क्या करेंगे कि जितने भी स्टोन्स हैं उन्हें रिट्रीव करेंगे, या तो ERCP करेंगे, डॉर्मिया बास्केट के थ्रू वो सारे स्टोन्स रिट्रीव कर लेंगे, या फिर ERCP के थ्रू स्टंट डालेंगे जो कि CBD को खोल कर रखे। हाँ, अगर ERCP हम नहीं कर सकते या सक्सेसफुल नहीं हुई तो PTC करेंगे, विच इज़ परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलियंजियोग्राफी। इसमें याद है हमने क्या किया था कि हमने लिवर कैप्सूल और डीप टिश्यूज़ को एनेस्थाइज किया था, फिर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल के थ्रू कीबा नीडल डाली थी, पेशेंट का था रेस्पिरेशन होल्ड करो, फिर स्टीलेट को विदड्रॉ किया था, कंट्रास्ट मीडिया इजेक्ट किया था, गाइड वायर भेजी थी, ठीक है, और फिर हमने देखा था कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किस लेवल के ऊपर है, बिलरी सैंपल भी लिया था। तो ये वो सारा प्रोसीजर है PTC वाला। नेक्स्ट वी कैन हैव बाइल डक्ट स्ट्रिक्चर्स। अब स्ट्रिक्चर्स क्यों हो सकते हैं, कंजेनिटल में बिलरी एट्रीजिया हो गया, स्ट्रिक्चर्स बन जाएंगे। बाइल डक्ट इंजरीज सर्जरी के वक्त, फॉर एग्जांपल हमने गैस्ट्रेक्टमी की, या फिर हेपेटिक ट्रांसैक्शन की, लिवर ट्रांसप्लांटेशन की, कोलिसिस्टेक्टमी की, कोलिडोकॉटमी की, यानी जो CBD है उसके अंदर होल या लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन डालकर हमने स्टोन्स रिट्रीव किए, तो इन सारी वजह से हमारे पास बाइल डक्ट में स्ट्रिक्चर्स आ सकते हैं। इन्फ्लामेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल CBD के अंदर स्टोन है, CBD के अंदर स्ट्रिक्चर बन जाएगा। कोलेंजाइटिस है, स्ट्रिक्चर बन जाएगा। पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है, सेक्लोरोजन कोलेंजाइटिस है, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है, ट्रॉमा, इन सब के अंदर बाइल डक्ट के अंदर स्ट्रिक्चर बन जाएगा। मैलिग्नेंट कॉजेज़ में क्या है, कोलियंजियोकार्सिनोमा, कोलियंजियोकार्सिनोमा में भी स्ट्रिक्चर बन जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, और गाल ब्लैडर के अंदर क्या होगा, म्यूकस बन जाएगी। अब जब बाइल डक्ट स्ट्रिक्चर होगा तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, जाहिर है बाइल डक्ट बंद हो गई है, पीछे जितना बाइल है वो आगे नहीं जा रहा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। सो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में यूरिन डार्क होगी और स्टूल्स जो होंगे वो पेल होंगे, साथ प्लूराइटिस होगा। ये इसके करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। कोलेंजाइटिस जो है वो इनिशियली हो सकता है, मे बी द प्रेजेंटिंग फीचर, और अगर कोलेंजाइटिस हुआ तो चारकोस्ट्राइएड या फिर रेनॉल्ड्स पेंटार्ड हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या है, अल्ट्रासाउंड, MRCP, ERCP, PTC और CT स्कैन कराएंगे। ERCP और PTC ये हमारे पास डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक है। अब ERCP और PTC को हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर को डील करने के लिए। स्ट्रक्चर्स को किस तरह डील करेंगे, पहली बात या तो स्ट्रक्चर है हम उसको खोल के डायलेट कर दें, दूसरी बात है कि हम उसमें स्टंट प्लेस करते हैं। सो ये सारे काम, डायलेटेशन एंड स्टंट प्लेसमेंट, दीज आर कॉल्ड द मेथड्स टू डीकम्प्रेस द बिलियरी ट्री विद स्ट्रक्चर। अब बाइल डक्ट स्ट्रक्चर्स की ट्रीटमेंट में क्या आ सकता है, वेल डिपेंड करता है स्ट्रक्चर बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। अगर तो बिनाइन स्ट्रक्चर है और वो सिंपल है तो हम उसको सिंपली डायलेट कर देंगे ERCP या PTC के थ्रू, और अगर बिनाइन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है तो फिर हम क्या करेंगे, बिलरी एंटेरिक एनास्टोमोसिस करेंगे, सर्जिकली ट्रीट करेंगे। इसका मतलब कि हम जिजिनम को लाकर घुसेड़ देंगे लिवर के अंदर, बिलरी एंटेरिक एनास्टोमोसिस, और ये सर्जरी जो है वो सिर्फ हेपेटो बिलरी सर्जन करेगा। इसके अलावा अगर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट है और लोकलाइज्ड है तो सिंपली उसको रिसेक्ट कर देंगे और अगेन बिलरी इंटैरेक्ट कंटिन्यूटी कर देंगे, यानी जिजिनम को लाकर लिवर के अंदर घुसेड़ देंगे, एंड दिस इज़ नोन एज हेपेटिको जिजिनोस्टमी, या फिर सिंपली करेंगे कोलिडोको जिजिनोस्टमी, CBD को उठाकर जिजिनम के अंदर घुसेड़ देंगे।
नॉर्मली जो सीबीडी होती है वो डुओडेनम के अंदर जाती है, एम्प्यूल ऑफ वेटर में जाती है, सो यहाँ से उखाड़ कर हम जिजिनम के अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट इज़ द गाल स्टोन आइलियस। इसका मतलब है जो गाल स्टोन है वो अब इंटेस्टाइन के अंदर चला गया और उसने इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया है, और ये किस वजह से होता है? बाय अ लार्ज गाल स्टोन। अब ये जाता किस तरह है? वेल, ये कंसेप्ट रखना कि जी गाल ब्लैडर में से होके सीबीडी में हो सके, एम्प्यूल ऑफ वेटर से होके डुओडेनम में होके, इस तरह गाल स्टोन नहीं जाता होता। गाल स्टोन क्या करता है? गाल ब्लैडर के अंदर ही पड़ा रहता है और पड़ा पड़ा प्रेशर नेक्रोसिस करता है, गाल ब्लैडर जो है वो वहाँ से परफोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या करता है? ये डुओडेनम को बाहर से परफोरेट करता करता सुराख करके आता है। सो यहाँ पर गाल ब्लैडर और डुओडेनम के बीच में फिस्टुला बनता है, और इस फिस्टुलेटस कम्युनिकेशन के थ्रू गाल ब्लैडर से डुओडेनम के अंदर आता है। फिर ये क्या करता है? आगे चलता जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल इलोसिकल जंक्शन, वहाँ पर जाकर अटक जाता है, डिसलॉज हो जाता है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के क्या फीचर्स है? वॉमिटिंग है, एब्सोलूट कॉन्स्टिपेशन है, पेन है और डिस्टेंडेड एब्डोमेन। ये 4 फीचर्स होंगे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के। अब इस सारे में हुआ क्या है कि फिस्टुला बन गया, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन था, वो स्टोन इंटेस्टाइन में चला गया। इसी तरह इंटेस्टाइन के अंदर एयर थी, वो एयर चली गई गाल ब्लैडर के अंदर। सो पेशेंट जो अब है वो प्रेजेंट करेगा एक तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, दूसरा एयर इन द बिलियरी ट्री। ये क्यों है? दैट्स बिकॉज ऑफ कोलिसिस्टो एंटारिक फिस्टुला। ट्रीटमेंट क्या है? वेल, ट्रीटमेंट में लेप्रोटमी करेंगे, पेशेंट का पेट पूरा खोलेंगे, चीरेंगे, फाड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे? जो ऑब्स्ट्रक्टेड गाल स्टोन है इंटेस्टाइन के अंदर उसको मिल्क करेंगे। मिल्क का मीन्स जिस तरह वो शॉपर में से दही निकालते हैं, इस तरह हाथ रख के और उसको ज़ोर से कस के खींचते हैं, तो इस तरह करके स्टोन की मिल्किंग करेंगे और स्टोन को प्रॉक्सिमल लेके जाएंगे और वहाँ पे एंट्रोस्टमी करेंगे। फिर उस प्रॉक्सिमल ले जाकर वो जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर इंसिजन देंगे और वहाँ से स्टोन जो है रिट्रीव करेंगे, रिमूव करेंगे। और इसके अलावा क्या करेंगे? पेशेंट में कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे और रिपेयर करेंगे कोलिडोको डुओडेनल फिस्टुला। वो जो गाल ब्लैडर और जो इंटेस्टाइन के बीच पे फिस्टुला बना था उसको भी एंड में रिपेयर करना है। और अगर तो पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई माड़ा बुढ़ा बापा है, ठीक है, सीओपीडी का पेशेंट है, हार्ट वाला पेशेंट है जिसकी इतनी एक्सटेंसिव सर्जरी नहीं करते, तो फिर पेशेंट कहेंगे भाई फिर किसी दिन आई, तुम्हारा ऑपरेशन जो है वो बाद में करेंगे। इसके अलावा है जी बिलियरी एस्कारिस लम्ब्रिकॉइडेज। बिलियरी ट्री में जा सकता है, कहाँ से जाएगा? एम्प्यूल ऑफ डुओडेनम में होगा, डुओडेनम से एम्प्यूल ऑफ वेटर में जाएगा, और इस तरह सीबीडी के ऊपर चलता चलता बिलियरी ट्री में सारा चल जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? पेन होगी। सुपरेटिव कोलिंजाइटिस, जाहिर है जब ये वर्म आ गया तो इसकी वजह से पस पड़ जाएगी, सुपरेटिव कोलिंजाइटिस। लिवर में क्या करेगा? एब्सेस, गाल ब्लैडर में एम्पाइमा पस। सो पस कोलिंजाइटिस में होगी, पस गाल ब्लैडर में होगी, और लिवर में भी पस हुई तो उसे कहेंगे लिवर एब्सेस। ट्रीटमेंट में क्या है? सिंपली इसमें पाइपराजिलिन, अबेंडाजोल या फिर ईआरसीपी के थ्रू हम वर्म की एक्सट्रैक्शन करेंगे। मुंह से एंडोस्कोप डालेंगे, एंडोस्कोप चलती चलती डुओडेनम में जाएगी, वहाँ से एम्प्यूल ऑफ वेटर में से जाएगी, और वहाँ से हम जो होगा इस एस्कारिस लम्ब्रिकॉइडिस को पकड़ के एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर ईआरसीपी नहीं कर सकते तो फिर हम सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे सीबीडी की। अब बाइल डक्ट के कौन कौन से ट्यूमर्स हो सकते हैं? कुछ बिनाइन होते हैं। बिनाइन में देखते हैं पैपिलोमा, एडिनोमा, मल्टीपल बिलियरी पैपिलोमाटोसिस, न्यूरल ट्यूमर्स, लेयोमायोमा, एंडोक्राइन ट्यूमर्स, ये सारे जितने भी हैं ये बिनाइन है। जो मल्टीपल बिलियरी पैपिलोमाटोसिस है, दिस इज़ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, और इसकी वजह से सीबीडी की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करेगा। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? स्टेंटिंग कर सकते हैं और बाईपास कर सकते हैं, या फिर रिसेक्शन कर देंगे। नेक्स्ट इज द कोलियंजियोकार्सिनोमा। कार्सिनोमा मीन्स malignant, so it's the malignant tumor of the bile duct, और हिस्टोलॉजिकली ये है कि इट इज़ एन एडनोकार्सिनोमा। रेयर है लेकिन जिसको हो जाए तो बहुत ज़्यादा लीथल है। एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या हैं? सेक्लोरोजिंग कोलेंजाइटिस पीएससी में होता है, कोलिडोकल सिस्ट के साथ हो सकता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक स्टोन्स है, ये वर्म इन्फेस्टेशन है, फॉर एग्जांपल क्लोनॉर्किस साइनेंसिस है, इसका और लम्ब्रिकॉइडिस है तो कोलियंजियोकार्सिनोमा। वेल, रिपीट करें तो सेक्लोरोजिंग कोलेंजाइटिस, सिस्ट विच इज़ कोलिडोकल सिस्ट, स्टोन हो सकते हैं इंट्रा हेपेटिक, एक्स्ट्रा हेपेटिक, या फिर वर्म्स इन्फेस्टेशन। फीचर्स कैंसर वाले, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, कैंसर के जेक्सिया, और क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो जॉन्डस। गाल ब्लैडर जो है वो पैल्पेबल होगा, दैट्स बिकॉज ऑफ कोरवाइजियर्स लॉ। जॉन्डस्ड पेशेंट के अंदर
अगर तो पेन है और हम उसका गाल ब्लैडर पैल्पेट करते हैं और वो पैल्पेट हो जाए, इट मीन्स मलिग्नेंसी। कैन बी कैंसर ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियास और कैन बी कोलेंजियोकार्सिनोमा, और इस केस में कोलेंजियोकार्सिनोमा। मैट्स जो होंगे लिवर, पेरिटोनियम, लंग्स में जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, बिलीरुबिन चेक करेंगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज करेंगे और जीजीटी सब बड़े हुए होंगे। CA 19-9 इज़ यूजली रेज्ड, ये जो है इसकी सीरम वैल्यू 129 से ज़्यादा हो जाए तो इट्स कोलेंजियोकार्सिनोमा। CT ट्राइफेजिक कराएंगे ताकि हम साइट, साइज़ और वास्कुलर इन्वॉल्वमेंट ट्यूमर की देख सकें। इसके अलावा एब्डोमिनल में लिम्फेडेनोपैथी होगी, ज़ाहिर है जो कि कैंसर का फीचर होता है। पेरिटोनियल में मैट्स होंगे। CT चेस्ट कराएंगे ताकि हम रूल आउट करें पल्मोनरी मैट्स तो नहीं है। इसके अलावा MRCP कर सकते हैं, ERCP परफॉर्म कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं। अब जब ERCP करेंगे, ये थेराप्यूटिक भी है, डायग्नोस्टिक। एक तो डायग्नोसिस बना लेंगे, दूसरा इसके थ्रू हम स्टंट डाल लेंगे। स्टंट डालेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन जितनी है वो खुल जाएगी। इसके अलावा बायोप्सी का सैंपल भी हम ERCP से ले सकते हैं। अब अगर क्लासिफिकेशन करें बाइल डक्ट ट्यूमर्स की, कोलियंजियोकार्सिनोमा की, तो इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली इंट्राहेपेटिक, दूसरी एक्स्ट्रा हेपेटिक अपर जिसे हम कहते हैं क्लास्टकिन ट्यूमर, और तीसरी एक्स्ट्रा हेपेटिक लोअर। सो इंट्राहेपेटिक, एक्स्ट्रा हेपेटिक अपर और एक्स्ट्रा हेपेटिक लोअर। अब जो क्लास्टकिन ट्यूमर्स है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक अपर, इसको फिर हम फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं थ्रू द बिस्मथ क्लासिफिकेशन। अब इसका निमोनिक क्या है, कटिंग बाइल ट्यूमर रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ ब्रिलियंस। नाउ कटिंग, टाइप 1 कटिंग, C stands for common hepatic duct. टाइप 2 बाइल डक्ट, B stands for bifurcation. टाइप 3 को A और B में चेंज कर दिया। कटिंग बाइल डक्ट ट्यूमर्स रिक्वायर्स, ठीक है। टाइप 3A का मतलब है रिक्वायर्स, R stands for right. कटिंग बाइल डक्ट ट्यूमर रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ, लॉट्स टाइप 3B, L for lots, L for left hepatic duct. And type 4 cutting bile tumors requires lots of brilliance, B stands for both right and both left hepatic duct. So type 1 common hepatic duct, type 2 bifurcation, type 3A right hepatic duct, type 3B left hepatic duct, and type 4 both left and right hepatic duct. सो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड करती है साइट और एक्सटेंट, कहाँ पर है और कितना है। सर्जिकल एक्सीजन ही हमारे पास क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है इसके लिए। अब टाइप्स हमने डिस्कस की थी, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में कॉमन हेपेटिक डक्ट, टाइप 2 में बाइफोर्केशन। अगर तो टाइप 1 और टाइप 2 हैं और साथ कोई ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व नहीं हुई तो फिर इन दोनों केसेस में क्या करेंगे, सबसे पहले लोकल रिसेक्शन करेंगे, उस एरिया को काटेंगे, कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे, गाल ब्लैडर को भी निकाल लेंगे, CBD को भी एक्सरसाइज कर लेंगे, आसपास जितने लिम्फ नोड्स हैं उनको भी निकाल देंगे, लिम्फेडेक्टमी कर देंगे, और साथ बायलैटरल रुक्स एंड वाई हेपेटिक को जिजिनोस्टमी करेंगे, जिजिनम को लाकर लिवर के अंदर घुसेड़ देंगे। सो ये सारे काम टाइप 1 और टाइप 2 में करेंगे। टाइप 3 के हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, 3A 3B। 3A इज़ फॉर राइट हेपेटिक डक्ट, 3B इज़ फॉर लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। सो इसमें क्या करेंगे, राइट हेपेटेक्टमी करेंगे 3A में और लेफ्ट हेपेटेक्टमी करेंगे 3B में। इसके अलावा अगर डिस्टल बाइल डक्ट ट्यूमर्स हैं, डिस्टल वो होती है जो दूर हो, फॉर अवे हो, लाइक एम्प्यूल ऑफ वेटर के अराउंड हो, या जहाँ पर पेंक्रियाटिक डक्ट जो है उसको ज्वाइन करी हो वहाँ पर ट्यूमर हो, तो उसमें विपल्स प्रोसीजर करेंगे। ये पेंक्रियाज में स्टडी करेंगे, इसमें पेंक्रियाज का हेड, डुओडेनम, थोड़ा सा बाकी पोर्शन, CBD, इन सबको काट लेते होते हैं। दिस इज़ विपल्स प्रोसीजर। इसके अलावा अगर कोलियंजियोकार्सिनोमा इंट्राहेपेटिक है, लिवर के अंदर है, तो लिवर रिसेक्शन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कितना ट्यूमर का साइज़ है और कितनी कौन सी साइट है। इसके अलावा कीमो रेडियोथेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं है, और इंटेस्टिनल रेडिएशन, ब्रैकीथेरेपी, फोटोडायनेमिक थेरेपी, इनके बस थोड़े से जो है इनकरेजिंग रिजल्ट्स है, बाकी ये वैसे ही लॉलीपॉप्स ही हैं। पैलिएटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो ये तब करेंगे जब रिसेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसमें सिंपली क्या करेंगे, बाइल को ड्रेन कर लेंगे, कीमो रेडियोथेरेपी करेंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। प्रोग्नोसिस की बात करें तो इतना अच्छा नहीं है। अगर रिसेक्टेबल है तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, जो कि 10 से 30% है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक चल जाएगा। और अगर अनरिसेक्टेबल है तो हमारे पास मीन सर्वाइवल जो मीडियन या टाइम है वो 5 से 8 मंथ है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब कोलियंजियोकार्सिनोमा में डेथ क्यों होती है, या कोलेंजाइटिस की वजह से हो सकती है या लिवर डिकम्पनसेशन की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट इज़ कार्सिनोमा ऑफ गाल ब्लैडर। दिस इज़ मोर अग्रेसिव दैन कोलियंजियोकार्सिनोमा, फीमेल्स में ज़्यादा होगा और गाल स्टोन्स के साथ एसोसिएटेड है। जब गाल स्टोन पड़े रहें और पोर्सलिन गाल ब्लैडर हो जाए तब हमारे पास कार्सिनोमा गाल ब्लैडर हो सकता है। हिस्टोलॉजिकली एडनोकार्सिनोमा है।
फैलता किस तरह है, डायरेक्ट एक्सटेंशन करता है इनटू द सेगमेंट्स 4B एंड 5 ऑफ द लिवर। कॉजेज़ क्या हैं, कार्सिनोमा क्यों होता है, गाल ब्लैडर का, गाल स्टोन्स की वजह से, वर्म्स की वजह से, पोर्सलिन गाल ब्लैडर की वजह से, या फिर टाइफाइड कैरियर्स में हो सकता है। फीचर्स क्या हैं, कैंसर है तो वेट लॉस हो जाएगा, इसके अलावा पेशेंट जॉन्डस के साथ प्रेजेंट करेगा, और पैल्पेबल मास जो होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होगा, एंड दिस इज गोइंग टू टेल अबाउट द कुरवाइजर्स लॉ। इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन मिलेगा, सीटी स्कैन एब्डोमेन करेंगे, CA-99 लेवल जो होंगे वो इंक्रीज़ होंगे, एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ESR, CRP सारे इंक्रीज होंगे, और एनीमिया और ल्यूकोसाइटोसिस के साथ आएगा। स्टेजिंग करें गाल ब्लैडर के कार्सिनोमा की तो T1, 2, 3, 4 है। T1 का मतलब है म्यूकोजा सब म्यूकोजा में है, T2 का मतलब मस्कुलरिस में है, T3 का मतलब सिरोजा में है, T4 का मतलब है इन्वेड कर गया, या सेगमेंट 4 में या सेगमेंट 5 में। T1, 2 जो होते हैं ना, ये इंसिडेंटली आइडेंटिफाई होते हैं, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, वैसे ही अल्ट्रासाउंड कराने आता है तो पता चलता है कि जी कैंसर है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो T1 जिसमें जो कैंसर है सिर्फ म्यूकोजा सब म्यूकोजा में है, तो उसकी सिंपल कोलिसिस्टेक्टमी कर देंगे, और 5 ईयर सर्वाइवल रेट 100% है। अगर बात करें T2 की, जिसमें मास्कुलरिस के अंदर जो है वो मेट्स पड़े हैं या कैंसर है, तो इसमें एक्सटेंडेड कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। एक्सटेंडेड का मतलब है एक तो कोलिसिस्टेक्टमी तो कर रहे हैं, साथ और बड़ी चीज़ें उखाड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो लिवर के सेगमेंट है 4B 5 वो उखाड़ दी है, इसके अलावा गाल ब्लैडर तो वैसे ही उड़ा रहे हैं ना, कोलिसिस्टेक्टमी हो रही है। लिम्फेडेक्टमी कर रहे हैं, इसमें सारे लिम्फ नोड्स उड़ा रहे हैं। लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, सिस्टिक डक्ट के पास हो सकते हैं, पेरिकोलोडोकल हो सकते हैं, और लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, पोर्टल लिम्फ नोड्स, राइट सिलिक लिम्फ नोड्स, पोस्टीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल लिम्फ नोड्स, इन सबको उड़ा देंगे। सो एक्सटेंडेड कोलिसिस्टेक्टमी। अब जो T3 और T4, T3 में होगा सिरोजा में, और T4 में इन्वेड कर जाएगा लिवर में। अब इसमें बहुत ज़्यादा चांस है डिस्टेंट स्प्रेड का। अगर तो डिस्टेंट मैट्स नहीं है तो फिर हम ट्यूमर को एक्साइज कर देंगे, और साथ एक्सटेंडेड हेपाटेक्टमी करेंगे। हेपाटेक्टमी तो करेंगे लेकिन ये भी एक्सटेंडेड करेंगे, 4-5 सेगमेंट तो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, साथ 6, 7, 8 भी उड़ा देंगे, ताकि हम एडिकेट ट्यूमर की क्लियरेंस करें। रेडियो कीमोथेरेपी का इसमें इतना कोई रोल नहीं है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो 5 ईयर सर्वाइवल T1 में 100% ही ऑलमोस्ट, T2 में 30-70%, T3 और T4 में 20%। अब अगर एक क्वेश्चन है कि पेशेंट आया था, हम उसकी कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे थे, गाल ब्लैडर हमने निकाल लिया, अब निकाल कर स्पेसिमेन हमने हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा, रिपोर्ट वापस आई तो पता चला कि वो एडनोकार्सिनोमा था, और म्यूकोजा और मस्कुलरिस प्रोप्रिया में था, और अगर मस्कुलरिस प्रोप्रिया में आ गया तो इसका मतलब कि दैट वाज T2। तो फिर अब हम क्या करें, इसमें क्या करेंगे, दिस इज़ इंसिडेंटल T2 ट्यूमर, और फिर हम री एक्सप्लोर करेंगे, गाल ब्लैडर के बेड को उखाड़ देंगे, बिलियरी ट्री को एक्सरसाइज कर देंगे। सो इन दो चीज़ों को एक्सरसाइज करेंगे, गाल ब्लैडर के बेड को, बिलियरी ट्री को, साथ रीजनल जितने लिम्फ नोड्स हैं उन्हें उड़ा देंगे, लिम्फेडेक्टमी करेंगे, साथ रुक्स एंड वाई हेपेटिक को जिजिनोस्टमी करेंगे, जिजिनम को लाकर लिवर के अंदर घुसेड़ देंगे। तो ये सारे काम हमें करने पड़ने हैं। इसके अलावा जिस पोर्ट साइड से हमने गाल ब्लैडर बाहर खींचा था उस पोर्ट साइज को भी हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव हीमोबिलिया, इट इज़ ब्लड इन द बाइल। कॉजेज़ बहुत सारी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल परकोटेनियस को इंटरवेंशन की है, टिप्स की है, लिवर बायोप्सी, PTC की है, हीमोबिलिया। ट्रॉमा हुआ है, हीमोबिलिया। स्टोन हो गया है, ब्लड बाइल में आ सकता है। उसके अलावा हेपेटिक ट्यूमर्स हैं, एंजियोमा है, इसमें भी हीमोबिलिया हो सकता है। जो एंजियोमा है ये ब्लड वेसल वाला ट्यूमर है, बहुत ज़्यादा जल्दी ये फटता है तो बाइल के अंदर ब्लड आ सकता है। कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स है, कोई हीमोफीलिया वगैरह है, तो इस केस में भी ब्लड ब्लीडिंग करके बाइल के अंदर आ जाएगा और हीमोबिलिया हो जाएगा। इसके अलावा अगर पोस्ट ऑप जॉन्डस के कॉजेज़ की बात करें तो रिएक्टिव हेपेटाइटिस हो सकता है, सेल्फ लिमिटिंग है। सेप्सिस में पेशेंट जा सकता है बिकॉज ऑफ लीकिंग एनास्टमोसिस, जितनी हमने हेपेटिकोजिनोस्टमी की वो लीक कर गई, तो इसमें लीकेज हो सकती है, एब्सेस बन सकता है, सेप्टिसीमिया, नमूनिया हो सकता है। कोई प्री एग्जिस्टिंग प्राइमरी लिवर डिजीज़ थी और वो अब जो है डोरमेंट हो गई है, उसकी वजह से पोस्ट ऑप जॉन्डस हो सकता है। हेपेटिक रिसेक्शन हमने मेजर कर लिया, बहुत ज़्यादा लिवर उड़ा दिया है, तो उसकी वजह से भी पोस्ट ऑप जॉन्डस हो सकता है। ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है। उसके अलावा कोई बिलरी पैथोलॉजी है, फॉर एग्जांपल कोई स्टोन रह गया जो हमने रिमूव नहीं किया, या बाइल डक्ट को ट्रॉमा हो गया है जिसकी वजह से वहाँ पर स्ट्रक्चर बना है और वो स्टीनोस हो गई और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस हो गया है। कोई नियोप्लास्टिक पैथोलॉजी थी जो हमसे मिस हो गई है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बहुत ज़्यादा ब्लड दे दिया तो उसकी वजह से भी लिवर ओवरलोड हो गया और जॉन्डस हो गया। इसके अलावा हेमोलिसिस हुई है तो इसमें अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डस इंक्रीज़ कर जाएगा, हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो जाएगा।
या फिर इसके अलावा कोई हीमाटोमा था, वो हीमाटोमा फटा है, ब्लड निकला है और उसकी वजह से हेमोलिसिस हो गया है, तो इस केस में भी अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो सकता है। इसके बाद है iatrogenic बाइल डक्ट इंजरीज IBDI। इसमें क्या होगा, iatrogenic हमारी वजह से बाइल डक्ट को जो है वो इंजरीज होंगी। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, इस केस में पेशेंट प्रेजेंट करेगा जॉन्डस, फीवर, चिल्स, एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ। और ये जो है ना iatrogenic इंजरीज़, इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप जिसमें बाइल लीक करता है, दूसरा ग्रुप जिसमें बिलरी स्ट्रिक्चर्स बनते हैं। सो इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो बिस्मथ क्लासिफिकेशन है, टाइप 1 2 3 4 5, और स्ट्रैसबर्ग क्लासिफिकेशन ने इसको डिवाइड किया टाइप A B C D और E के अंदर। ट्रीटमेंट अब इसकी क्या है, वेल ट्रीटमेंट में हमने सिंपली क्या करना है, ERCP या PTC या स्टंटिंग के थ्रू ड्रेन करना है बिलरी ट्री को, जितने अंदर बाइल है वो उसको पहले तो बाहर निकालें। जब ड्रेन हो जाएगा तो फिर उसके बाद परक्यूटेनियस प्लेसमेंट करनी है ड्रेन की, यानी स्किन से बाहर ड्रेन करना है और वो ड्रेन जो है वो छोड़ देना है, ताकि बाद में कोई बाइल जो है वो अंदर इकट्ठा ना हो। फिर इसके बाद टाइप A B C D और E हैं, उनकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट्स है। किसी में रुक्स NY हेपेटिको जिजोनॉस्टमी करेंगे, किसी में T ट्यूब इंसर्शन करेंगे, एंड सो।